क्या कि मैं अपनी मौत को दाव दे रहा हूँ। और फिर वो दोनों मास्टर अपनी गालों पे खुद ही थप्पड़ मारने लगता है और कहता है कि हम लोग जूनियर है, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था, हम लोग अपनी फेस पर 1000 बार हम लोग थप्पड़ मारेंगे। और फिर कहता है कि सुप्रीम मास्टर हमें आशा है कि आप हमारा जान को बख्श देंगे, तब चाहते हैं कि हम दोनों आग और पानी से हम दोनों को कट ले, तो हम वो भी करने के लिए राजी हैं। मास्टर मूनन देखिए, हम लोग खून खराबा नहीं चाहते हैं, इसके लिए हमने पहले जो किया उसके अपोलोजाइज करने के लिए हम आपको इसके तोहफे में दर में देना चाहते हैं। तो मूनन कहता है कि हम। उसके बाद मूनन अपने हाथ का मुट्ठी को बंद कर दे रहा है, वो बड़ा सा कलम धीरे धीरे टूटने लगता है। दोनों मास्टरों को लगने लगता है कि मूनन उन लोगों को मारने जा रहा है, तो वो दोनों कहता है कि प्लीज मास्टर हमारा जान बख्श दीजिए, प्लीज दया कीजिए, हम लोग अपनी गलतियों को मानते हैं। इधर बॉस शाओ मूनन को देखकर डरने लगता है और मूनन जब बॉस शाओ की तरफ बढ़ने लगता है तो बॉस शाओ कहता है कि तो फिर बॉस शाओ मूनन को कहता है कि मूनन तुम एक कूड़े जैसे आदमी को नहीं मार सकते हो, देखो हम इसे बैठकर सुलझा सकते हैं, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम जानते हो कि मैं बहुत रिच हूँ। तो मूनन गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हारा पैसा तुम ही पर रखो, तुम नरक देखने के लिए रेडी हो जाओ। और ये सुनते ही बॉस शाओ बेहोश हो जाता है और तभी उधर ब्रदर जिंगा का कहते हैं कि बॉस शाओ, ब्रदर शाओ, मास्टर मूनन, ब्रदर शाओ बेहोश हो गया है, लगता है वैसे दिल का दौरा पड़ रहा है, प्लीज उसका जान बचा लीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। उधर जियोंगर आके उसे लात मारने लगता है और कहता है कि हे स्टूपिड मंकी उठो, मुझे पता है कि तुम नाटक कर रहे हो, तुम्हें क्या लगा कि तुम बेहोश होने की नाटक करके मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और इधर वो पक्षी उसके मुंह के अंदर से वो फ्रेगमेंट निकालता है और मूनन वो इसे जाम करके जाके उस फ्रेगमेंट को कैच करता है। और इधर जियोंगर उस बॉस शाओ को लगातार थप्पड़ मारने लगता है और कहता है कि मैं भी देखूंगा तुम मरने का कितना नाटक कर सकते हो। तो तभी बॉस शाओ कहता है कि मास्टर मूनन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरा मतलब आपको हार्ट करना नहीं था, एक रीजन के लिए इस गीत का जिक्र करने आया था। तो तभी मास्टर मूनन से कहते हैं कि मास्टर मूनन, जिंग शाओ बहुत ही नॉटी है, बिगड़ा हुआ अमीर का लड़का है, लेकिन यहाँ पर आने का पर्पस सिर्फ यही है उस गीत को मारना। उनके पिता की आंख की बीमारी सी मॉन्स्टर से ही ठीक हो सकता है, प्लीज आप उसे और एक बार माफ कर दीजिए। और इधर शाओ जियोंगर को कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, इस कार्ड में 200 मिलियन है, मेरे फेस को ऐसे बिगाड़ना बंद करो। तो ये सुनकर जियोंगर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग भिखारी हैं, तुम्हारा 200 मिलियन तुम्हारे पास रखो और खुद के लिए एक कॉफिन खरीद लो। तो फिर शाओ पूछता है कि तो फिर तुम्हें कितना चाहिए ये तो बताओ। तो फिर मूनन कहते हैं कि 5 मिलियन। तो फिर तुम इस जानवर का आई को रख सकते हो। 5 बिलियन का बात सुनकर कुछ लोग सोचने लगते हैं कि 5 बिलियन ये तो बहुत ज्यादा है, इवन जिंग फैमिली के लिए भी ये बहुत ज्यादा है। तो फिर शाओ कहते हैं कि ठीक है मैं आप लोगों को 5 बिलियन दूंगा, कोई मैटर नहीं करना है कि मैं कितना अमीर हूँ, इसमें ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है, सो प्लीज मुझे एटलस 3 मंथ दीजिए इसे अरेंज करने के लिए, 3 मंथ डिले करने के लिए आप लोग तक 200 मिलियन लीजिए। तो फिर मूनन कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम देता हूँ, अगर 3 महीने के अंदर तुम तुम्हारे प्रॉमिस नहीं रख पाए तो तुम्हारा फैमिली को 10 गुना ज्यादा पे करना पड़ेगा। और फिर मास्टर एक सिंह कहता है कि तुम उसका आंखें निकल सकते हो। तो मास्टर कहते हैं कि हाँ मास्टर जरूर। और जियोंगर मूनन से कहता है कि बॉस मैं इस जानवर का आंखें क्लोज से देखना चाहता हूँ। उसके बाद वो दोनों उसका आंखें करीब से देखने लगता है। उसके बाद मास्टर इक्सिन उसका आंखें निकल लेता है और इस आंख को देखकर मास्टर इक्सिन कहता है कि इस गीत का आंखें ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की लोगों को आंखें का बीमारी ठीक कर सकता है। इधर मूनन उसकी फ्रेगमेंट को हाथ में लेकर सोचने लगता है कि इस शमशीरा फ्रेगमेंट का और इतना होता है कि मुझे इसे पकड़ने के लिए 90% स्टेट को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अभी मैं इस फ्रेगमेंट के साथ अपना कल्टिवेशन करूंगा और इसलिए मैं अभी जिंग होंगाई को नहीं मारूंगा। और फिर मास्टर इक्सिन उस आई को होंगाई को देता है और कहता है कि किसी अच्छी जगह पर रखना। और ये देखकर होंगाई कहता है कि वाओ फाइनली मिल गया। तो फिर होंगाई मास्टर मूनन को कहता है कि मास्टर मूनन मैं सच में आपको इनफ थैंक यू नहीं दे सकता हूँ। तभी वहाँ पर वो आंटी उसका बेटा और कुछ लोग वहाँ पर आ जाता है। तो आंटी कहते हैं कि वो लोग यहाँ पर है, जल्दी से उन लोगों को घेर लो, वो लोग यहाँ से भाग जाना पाए। फिर वो बच्चे उसके मॉम से कहते हैं कि मॉम मुझे वो ऑरेंज बॉल चाहिए। तो फिर वो बच्चे की माँ कहती है कि ये जगह हमारी है और यह का सब कुछ चीज भी हमारी है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारा खजाने में हाथ डालने की, ये लो बॉल जल्दी मुझे दे दो। ये सुनकर शाहो गुस्सा होकर उसे गाली देता है उस औरत को। तभी वो बच्चा उसे एक तीर से मारता है और शाहो उसे डॉच कर देता है। शाहो अपनी गन निकल कर उस बच्चे के ऊपर तान देता है और कहता है कि भाड़ में जाए तू, और उसे गाली देता है छोटे बच्चे को और फिर उस बच्चे को गोली चला देता है और फिर कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे शूट करने का, मैं द ग्रेट जिंग शाओ हूँ, तुम इसी की लायक। और फिर जिंग शाओ उस बच्चे को मार डालता है। तो ये देखकर उसका मॉम चिल्ला कर कहने लगती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुमने ऐसा क्यों किया। और जिंग शाओ उसे भी एक लात मार देता है और गाली देता है। और फिर ब्रदर शाओ को पकड़ लेता है और कहता है कि भाई हो गया इनफ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन शाओ का गुस्सा फिर भी नहीं ठंडा होता है और गाली देता है उस महिला को। और फिर ब्रदर शाओ को समझाता है कि देखो ब्रदर ये रियली अननेसेसरी था, तुम और कितना शूट करना चाहते हो। फिर भी शाओ कहता रहता है कि तुम गंदी कुत्तिया, मैं मेरी नाम का कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मुझे छोड़ दो, मैं इन सभी लोगों को मार डालूंगा। ब्रदर जिंग बॉस शाओ को कहते
कहता है कि यहाँ पर आने से पहले हम लोग डिसाइड किया था कि किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन फिर भी आपने ऐसा किया। मेन क्वेश्चन यही है कि आप बॉस शाओ को कैसे कन्विंस करेंगे ये 5 मिलियन देने के लिए विद इन 3 मंथ। तो फिर शाओ कहते कि हाँ वो 5 मिलियन के बारे में जिंगबे प्रोविंस हमारा फैमिली का डोमिनेशन है। उसके अलावा तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग इतना पागल है कि हमारा ट्रैप में आके वो लोग हमारे साथ वार स्टार्ट करते? शाओ का ये बात सुनकर ब्रदर जिंग कहते हैं कि आप उन लोगों को झूठ बोला है, क्या आपने नहीं देखा वो एक पत्थर का बड़ा सा मॉन्स्टर बना सकता है? क्या होगा वो अगर हमारा ट्रैप को तोड़ दे तो आप क्या करेंगे? फिर से शाओ कहता है कि क्या वो हमारे होल आर्मी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? डोंट वरी, उसे और कुछ समय इस आइलैंड पर नाचने दो, हम लोग उसके साथ बाद में डील करेंगे। इवन अगर वो जिंगबे में घुस गया तो वहाँ पर वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो उसके बाद जियांगर को दिखाया जाता है। जियांगर मुनन को कहते हैं कि बॉस मुनन वो लोग ऑलमोस्ट जानवर के ऑर्गन्स कलेक्ट कर चुका है, क्या आपके पास और कोई ऑर्डर है? मुनन कहते हैं कि चिल पृथ्वी का एक नश्वर पशु है, उसकी मांस को चिकित्सा में बदलना अच्छा है। फिर जियांगर मुनन से पूछता है कि बॉस आपने उस जिंग शाओ को इतनी इजीली जाने क्यों दिया? आपको लगता है कि वो सच में आपको 5 बिलियन देगा? मुनन कहते हैं कि डोंट वरी, मुझे उम्मीद है कि वो अपना प्रॉमिस नहीं रखेगा, तो मैं उसकी फैमिली से अपना पैसा वसूल लूंगा। वहाँ पर मुनन के पीछे मिस शिया आती है, आकर कहती है कि हे मुनन। मिस शिया मुनन को देखकर डर जाती है और कहती है कि तुम मॉन्स्टर हो। वो लेडी उसके बच्चे को डेड बॉडी को लेकर वहाँ पर आ जाती है और मुनन को कहती है कि तुम्हारे वजह से मेरा बच्चा मारा गया, तुम एक मॉन्स्टर हो। मुनन कहता है कि इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, अगर तुम लोगों के साथ ऐसे स्कैम करता रहा तो तुम भी जल्दी मरने वाले हो। महिला को देखकर जियांगर और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि तुम साड़े हुए लड़की, क्या तुम जीने से थक गए हो? तुम्हारा बेटे का डेथ से हमारा बॉस का कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई मतलब का नहीं है, सो भाड़ में जाओ तुम। फिर से वो लेडी कहती है कि तुम्हारी वजह से यही हुआ, मैंने सब कुछ देखा है, अगर तुमने वो बॉस शाओ को नहीं दिया होता तो मेरा बेटा जीत नहीं करती, मेरा नन्हा सा इनोसेंट बच्चा मारा गया। हाँ, आप ही उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है, तुम एक मॉन्स्टर हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मेरी बेटे का मौत का बदला लूंगा। मुनन कहते कि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ, हमारा जैसा माई ऐसा बेटा पैदा कर सकता है। और फिर वो लेडी मुनन को मारने के लिए पीछे से आती है और कहती है कि देखिए बच्चे, मेरी बच्चे के लाइफ वापस लाया। लेकिन मुनन का वो कुछ भी नहीं उखड़ पड़ता है, उल्टा मुनन ने उसे एक थप्पड़ मारकर वही पर गिरा देता है। लेकिन फिर भी वो लेडी शांत नहीं रहती है और कहने लगती है कि व्हाट द हेल, क्या मैं तुम लोगों को मुझे पीटता हुआ देखने के लिए लाया? ये किसी तरह का शो है, चलो भी हम लोग उस कमीने को मारते हैं, उसने हमारा इनोसेंट बच्चों को मार डाला। सुनकर फिर से जियांगर गुस्सा हो जाता है, कहते हैं कि एक बात आपको कितने बार दोहरा हुआ, कितने बार बोला कि इसके लिए मेरा बॉस जिम्मेदार नहीं है, ये इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो। तो मिस शियो भी कहते हैं कि आपका बेटा खुद ही जिम्मेदार है इसके लिए, आप ही ने उसको ऐसा काम करने सिखाया, ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ। फिर से वो लेडी उनकी भरोसे को कहने लगती है कि लोग यहाँ पर बिल्ली की तरह खड़ा होकर क्या देख लो, जाओ और उन लोगों को मारो। ये बात सुनने के बाद भी जब वो लोग नहीं जाता है तो फिर से वो लेडी कहती है कि वो तो तुम लोग नहीं जाओगे, ओके ठीक है, लोगों को पानी सप्लाई करना बंद कर दूंगा, फिर तुम लोग डिहाइड्रेशन से मर जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मुनन कहता है कि तुम तुम्हारे बेटे को इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, है ना, तो फिर मैं तुम्हारा बेटे का असली रूप दिखाता हूँ। और उसके बाद मुनन अपनी शक्ति को इस्तेमाल करता है और कहता है कि मेरे लिए जाग जा। ये देखकर ट्विन मास्टर शॉक हो जाता है और कहता है कि व्हाट, ये इम्पॉसिबल है, ये एक एविल सोल है। और उसके बाद उसके बेटे के अंदर से एक एविल सोल निकलने लगता है। ये देखकर उसका माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मेरी छोटे जियांग। और उसके बेटे का एविल सोल उसकी माँ की तरफ बढ़कर उसके गलत दबोच लेता है और कहता है कि तुम ही हो जिसने मुझे मारा, मैं तुमको मेरे साथ नरक में खींच लूंगा। वो लड़की कहती है, हे जिंग, ये मैं हूँ तुम्हारा मॉम, उठ जाओ मेरे बच्चे। और फिर वो लेडी सोचने लगती है कि ये कैसे हो सकती है, वो मेरी बच्ची है, वो मुझे कैसे चोट पहुंचा सकती है। उसकी बेटे का एविल सोल कहता है कि कुछ तुम्हारा फॉल्ट है, तुमने क्यों मेरे लिए बुलेट को ब्लॉक नहीं किया और मुझे शांति से मरने भी नहीं दिया, क्यों? तो ये सब कुछ देखकर वो ट्विन मास्टर सोचने लगता है कि हेवन सिर्फ उस पाप को माफ कर सकता है जो गलती से हुआ है, लेकिन तुम जो डिजर्व करते हो उसके लिए तुम्हारा एविल पालिश तुम्हें करेगा। और वो दोनों ट्विन मास्टर मुनन को देखकर सोचने लगता है कि सच में एक रियल सुप्रीम आया है। उसके बाद मास्टर मुनन को कहता है कि मास्टर मुनन, प्लीज मुझे इस बदसूरत लाश को फेंकने की आदेश दीजिए। और मुनन कहते हैं कि ओके ठीक है, और हाँ, सभी लोगों को जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़ने के लिए कहो। उसके बाद मास्टर उस लाश को खींचता हुआ ले जाता है। तो उसके बाद जियांगर मास्टर ये से पूछता है कि मास्टर, बॉस हम लोगों को जाने के लिए क्यों कहा, वो आपको क्या कहा? तो फिर मास्टर कहते कि वो अब इस परम पशु का आत्मा लेने जा रहा है, वो नहीं चाहता है कि ये करते समय किसी को ठेस पहुंचे, इसलिए सबको यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। ये बात सुनकर वो लड़की और जियांगर डर जाता है, तो वो लोग कहने लगता है कि क्या वो उसका आत्मा लेगा? तो फिर वो ट्विन मास्टर और एक मास्टर को कहता है कि यहाँ पर आके खड़ा हो जाइए, उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसके बाद मुनन उसके आत्मा को लेने की कोशिश करता है और कहता है कि जानवर की आत्मा मेरे कमेंट पर ध्यान दो और मुझे सौंप दो। और उसके बाद उस पक्षी का आत्मा बाहर निकलता है और मुनन एक पंख पर उसे कैद करता है और कहता है कि चलिए कुछ समय के लिए तुम्हें यहाँ पर रखते हैं, देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। तो ये सब कुछ देखकर मास्टर कहने लगता है कि हम लोग इस दुनिया में अब तक जितना भी काम किया वो सब विफल है, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि दुनिया में ऐसा भी ट्रिक एग्जिस्ट करता है। तो फिर और एक मास्टर कहता है कि आप अगर मास्टर मुनन के अंदर
अगर कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं तो बिना किसी रिग्रेट के मर सकते हैं। और इधर मोनन उस पक्षी के सामने बैठकर कहने लगता है कि इस पक्षी का खून और मांस अमृत बनाने के काम आ सकता है। अगर और भी कुछ जड़ी बूटी से मिला देते हैं तो इसका पावर और भी दुगना हो जाएगा। तो अभी कुछ अल्केमी करते हैं। उसके बाद मोनन अल्केमिस्ट करने लगता है, कहता है कि इस अल्केमिस्ट सुप्रीम पशु के खून को खजाने के तौर में रखा जा सकता है। इसके खून को अमृत के तौर पे स्टोरेज किया जा सकता है। मुझे इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना है। उसके बाद 2 दिन बीत जाता है और जियोंगर कहता है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत सारा है बॉस, आप इतने सारे गोलियों के साथ क्या करने वाले हैं। तो फिर जियोंगर को कहता है कि जियोंगर तुम्हारे आंखों में बहुत लालच दिख रहा है। तो फिर जियोंगर कहते हैं कि बॉस यहाँ पर तो बहुत सारा है, क्यों ना हम लोग इसे ट्राई करें। ये सुनकर मिशिया कहते हैं कि लेकिन इसका इफेक्ट क्या है और ये बहुत ही अमेजिंग है, आप इतनी छोटी सी एक स्टोव को यूज करके इतना सारा कैसे बना ली। तो फिर मोनन कहता है कि वैसे तय हो ही चुका है कि तुम लोग एक ही बनने वाले हो, क्यों ना तुम लोग मेरे मेहमान बन जाओ। उसके बाद वो गोली सभी लोग खाने लगता है। ये पिल खाकर ट्विन मास्टर कहता है कि अरे बाप रे बाप, स्वर्ग दिख रहा है। ये पिल स्पिरिचुअल एनर्जी को भी इंक्रीज कर सकता है, इसमें इसका इफेक्ट डिफाइन है। और एक मास्टर कहते हैं कि चलिए इसका इफेक्ट को रिफाइन करें। रिफाइन करना यानी कि परिष्कृत करना। जियोंगर कहते हैं कि बॉस मेरे नाक से खून आ रहा है, ये पिल मेरे लिए बहुत ही पावरफुल है। और मिशिया कहते हैं कि वाओ, एक गोली खाने से मेरा स्किन का बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया, इसका इफेक्ट सच में बहुत ही मैजिकल है। मोनन जियोंग को कहते हैं कि जियोंग की बचे हुए पंख पंजे को कलेक्ट करने के लिए मुझे मदद करो। तो जियोंगर कहते हैं कि ठीक है। और इधर ट्विन मास्टर कहने लगते हैं कि ये तो सर्क है, ये गोली हमारा लेवल ऑफ स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया है, कम से कम 10 साल का कल्टीवेशन। उसके बाद मोनन के पास जाकर कहता है कि मास्टर मोनन, हम लोग आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम 2 ओल्ड हाफ क्या आपके डिसेबल्स बन सकते हैं। मोनन कहते हैं कि नहीं, देखो मैं अकेला रहता हूँ, तुम दोनों का रास्ता तुम लोगों को खुद ही ढूंढना होगा। तो अब जियोंग आके मोनन को कहता है कि बॉस मैंने जहाज की क्रू के साथ बात किया, वो लोग 3 घंटे में यहाँ से निकलने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि हम लोग अभी क्रूज में वापस चले जाए। तो उसके बाद वो लोग उस क्रूज में चले जाता है। जियोंगर उस जहाज के क्रू को कहता है कि इसे ध्यान से मूव करना, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। उसके बाद वो जहाज वहाँ से रवाना हो जाता है। मोनन सोचता है कि मैं फाइनली शमशेर डिस्क फ्रेगमेंट को सक्सेसफुली रिकवर करने में सफल हुआ और मुझे ये भी याद है कि एन विक्सन से बात करना है, लेकिन मुझे ये डाउट हो रही कि वो मुझसे क्या बात करेगी। वहाँ पर जियोंगर आता है, आकर कहता है कि बॉस मेरे पास एक बैड न्यूज है, मुझे खबर मिला है कस्टम ऑफिस इंस्पेक्ट करने आ रहा है इस शिप पर। मुझे डर है कि अगर हमारा माल पकड़ा गया तो हम लोग क्या करेंगे। तो मोनन पूछता है कि तुमको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला। तभी वहाँ पर मिशिया भी आती है। मिशिया आकर कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से सुना, लेकिन और भी कोई रास्ता है, लेकिन मोनन तुम्हें मुझे फॉलो करनी पड़ेगी कि जिसे मिलने के लिए। तो तभी मोनन कहती कि वो तो ये तुम ही हो जिसने जियोंगर को ये फेक न्यूज दिया। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि प्लीज एग्री हो जाओ ना उस लोग से मिलने के लिए, इससे तुम्हारा ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ये सुनकर जियोंगर कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया, लड़की जितने भी आकर्षित होती है उतने ही धोखेबाज भी होती है, तुमने मुझे धोखा दिया। तो फिर मोनन कहते हैं कि ओके ठीक है तुम जीती हो। उसके बाद मिशिया सोचने लगती है कि हाँ क्यों मुझे बुरे बाप, मैं जिंगबे का सबसे फेमस सुप्रीम मास्टर और ट्विन मास्टर को इन्वाइट करने में सक्षम हुआ, अबे मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरे साथ नजर मिला पाती हो नहीं। उसके बाद सीन चेंज होता है और वो शिप किनारे पर चले आता है। मोनन जियोंगर को कहता है कि जाओ और पहले सामान लेकर आ जाओ। तो जियोंगर कहते हैं कि ओके बॉस, लेकिन आपके आसपास के लोगों से थोड़ा सावधान रहेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिशिया के पीछे पीछे मोनन और वो ट्विन मास्टर चाहते हैं। तो फिर मिशिया कहती है कि चलो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, ये मेरा एजेंसी का सीक्रेट वेयर हाउस है। तो फिर उन लोगों से पूछते हैं कि तो क्या हम लोग अंदर चलें। तो उसके बाद वो सभी लोग उस वेयर हाउस के अंदर जाता है। तो वो दोनों ट्विन मास्टर से एक ट्विन मास्टर कहता है कि ओहो ये थंडर कोवर ऑर्गेनाइजेशन शेडी वेयर हाउस पसंद करता है अपनी सीक्रेट बेस के लिए। तभी वहाँ पर एक दाढ़ी वाला लड़का आकर मिशिया को कहता है कि ए यंग लेडी तुम वापस आ गए, हम तुम्हारे बारे में बहुत ही चिंतित थे। तो ये सुनकर मिशिया कहते हैं कि अब मेरे चिंता करना बंद कर दीजिए अंकल, और बाय द वे मेरा फादर अब कहाँ है, और मैं सच में कुछ टैलेंटेड लोगों को मेरे साथ लाए और मैं चाहती हूँ कि वो अभी इनसे मिले। फिर वो अंकल कहता है कि चीफ ऑफ के बड़े बहन के साथ एक सेंसिटिव मैटर के बारे में बहुत ही जरूरी डिस्कसिंग कर रहे हैं। और मिशिया को थप्पड़ दिखाता हुआ कहता है कि छी तुम कितने दिनों से नहीं नहाया हो, तुम्हारे शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। ये सुनकर मिशिया कहते हैं कि आर यू सीरियस, मेरी शरीर से बदबू आ रही है, मुझे बताओ कैसी बदबू आ रही है। और उसे सुनने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। तो वो अंकल अपना नाक ढाक लेता है और कहता है कि ओ माय गॉड प्लीज तुम जल्दी जाओ और शावर ले लो, सड़ा हुआ समुद्र के फूड की तरह महक आ रहा है। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है, आकर कहते हैं कि मिस जियान तुम इतना शोर मचा क्यों रही हो, हैव यू लॉस्ट योर माइंड। तो इस लड़की का नाम है जिया लिंगमेई। तभी मिस जिया कहती है कि आप कैसे हैं बड़े बहन। तो फिर लिंगमेई मिस जिया से पूछती है कि तुमने पापा के साथ लड़ने के बाद कहाँ चले गई थी, तुम एक लव और वही छोटी लड़की की तरह काम करना कब बंद करोगी, देखना एक दिन ऐसे सिचुएशन आएगा मैं और पापा भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। तो ये सुनकर मिस जिया कहती है कि ठीक है बड़े बहन मैं आगे से ध्यान रखूंगी,
लेकिन इस बार आपकी छोटी बहन ने रियल मार्शल मास्टर ढूंढा है जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल है। चलो मैं तुम्हें उन लोगों से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तो ये दोनों है फेमस ट्विन मास्टर। पिताजी इन दोनों को बहुत टाइम से रिक्रूट करना चाहता था और वो दोनों मास्टर लिंग मेई को बो करता है। और मानो या ना मानो ये जिंगमेन प्रोविंस का फेमस डाओ मास्टर है जो कि सर्टेनली इस जिंगांगन में सबसे पावरफुल इंसान है। उसके मार्शल आर्ट स्किल से पूरी सोसाइटी को हिला डाला है। तो ये सुनकर लिंग मेई सोचने लगती है कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट एक डाओ मास्टर है, शिवन थक गया होगा। लिंग मेई मूनन को कुछ भी नहीं कहती और सीधा वो दोनों ट्विन मास्टर को कहते हैं कि हम दोनों को यहाँ पर देखकर हम लोग बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो हम लोग और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। ये सुनकर मिस चिया सोचने लगती है कि वो दोनों ट्विन मास्टर से मास्टर मूनन की स्टेटस बहुत ही हाई है, तो फिर एल्डर सिस्टर मूनन को ऐसे क्यों इग्नोर किया? क्या वो उसे नहीं जानती है? तो फिर लिंग मेई वो दोनों ट्विन मास्टर को अंदर जाने के लिए कहती है। तो फिर वो दोनों मास्टर मूनन को कहते हैं कि मास्टर मूनन पहले आप चाहिए। मूनन कहते हैं कि इट्स फाइन, तुम लोग पहले जा सकते हो। तो उसके बाद वो दोनों मास्टर लिंग मेई के साथ अंदर चले जाता है। तो फिर मिस चिया मूनन से कहती है कि मूनन आई एम सॉरी, मेरा सिस्टर तुम्हें अनदेखा करना नहीं चाहती थी, चलो आप भी अंदर चलो। उसके बाद मूनन मिस चिया से पूछता है कि सबसे पहले तुम मुझे ये एक्सप्लेन करो तुम यहाँ पर मुझे क्यों लाए, आखिर इसका कारण क्या है? तो फिर मिस चिया मूनन से कहती है कि क्या तुम चाइनीज मिलिट्री में फॉर्मिडेबल स्पेशल डोर के बारे में सुना है? यहाँ पर 4 फोर्सेस हैं, द एज़ोर ड्रैगन, द व्हाइट टाइगर, द एक्सयून्यू एंड द रोज प्रिंस। ये 4 फोर्सेस स्पेशली चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ये फोर्सेस आर्म फोर्सेस से बहुत ज्यादा ताकतवर है। हम लोग इस फॉर्मिडेबल फोर्स में ताकतवर मार्शल टैलेंटेड लोगों को भर्ती कर रहे हैं। तो ये सुनकर मूनन सोचने लगता है कि ऐसे मैंने सोचा था उसका आइडेंटिटी सिंपल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर मूनन मिस चिया से कहता है कि तो तुम मुझे यहाँ पर तुम्हारे फादर कमांडर जिया के साथ मिलाने के लिए लाए हो, है ना? तो मिस चिया कहती है कि हाँ दैट्स करेक्ट, मेरी डम पिता सोच भी नहीं होगी कि ट्विन मास्टर को यहाँ पर ले आऊंगा और तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ मेरे पिता की फेस देखने के लिए जब वो ट्विन मास्टर और लेजेंडरी डाओ मास्टर को एक साथ देखेगा। उसके बाद मूनन कहते हैं कि तो मैं उससे मिलने के बाद मैं यहाँ से जा सकता हूँ, है ना? सुनकर मिस चिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है? ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही रेयर है, तुम्हें ये चांस मिल रही है कि तुमको मेरे फादर के साथ पर्सनली मीट करने की, किसको ये मौका नहीं मिलती है। जल्दी से वॉशरूम जाओ और स्मार्ट बन के आओ, ठीक है? और कपड़े भी चेंज कर लेना। और मुझे एक चीज बतानी दो, इवन द ग्रेट एशियन मार्शल आर्ट फैमिली भी इस फॉर्मिडेबल फोन में ज्वाइन करना चाहता है। तुम्हें गर्व और मलाकी महसूस करना चाहिए कि तुमको ये चांस बहुत ही इजीली मिल रहा है। अगर तुम इस 4 फॉर्मिडेबल टीम पे एक पे भी ज्वाइन हो जाओ तो तुम्हारा फ्यूचर ग्लोरी है। उसके बाद मूनन वहां से वॉशरूम के लिए चले जाता है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मूनन फ्रेश होकर अपने बाल को छोटे छोटे करके कट कर एकदम स्मार्ट बन के चले आता है और उसे देखकर मिस चिया फिदा हो जाती है। तो मिस चिया कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो फिर मूनन मिस चिया से कहता है कि क्या तुमने फील किया मेरा पील खाने के बाद तुम्हारा शरीर का टेम्परेचर कहीं ज्यादा बढ़ गया है? तो फिर ये सुनकर मिस चिया कहती है कि हाँ ये तो सही है, लेकिन तुमको कैसे पता चली? तो मूनन कहते हैं कि देखो मेरा ब्लड पिल तुम्हारा यूजुअल एलिक्सर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक बार में एक पर्सन 2 गोली खा सकता है, लेकिन तुम एक ही को समझ नहीं पा रहे हो। ये सुनकर मिस चिया कहती है कि अच्छा तो ये बात ठीक है, मैं जब दूसरी बार ट्राई करूंगी तो उस बार ज्यादा केयरफुल रहूंगी और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं फीलिंग हो रही है अभी पीछे से मिस चिया को कोई पुकारती है और कहती है कि क्या ये तुम हो? थैंक गॉड तुम फाइनली वापस आ गए। तो ये है यू शियाओ। तो फिर यू शियाओ कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल करी लेकिन तुम्हारा फोन आउट ऑफ कवरेज दिखा रहा था, तुम्हारी चिंता में बहुत पागल हो रहा था। तो इसे देखकर मिस चिया कहती है कि वो तो तुम हो यू शियाओ। तो उसके बाद यू शियाओ कहता है कि तुमको ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हारा फेस लाल हो गया है, क्या तुम्हारी फीवर आया है? और उसे चेक करने के लिए जाता है। तो ये सुनकर मिस चिया कहती है कि मैं ठीक हूँ, मेरे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ और मेरी बहन को हेल्प करो, मैं मेरी फ्रेंड को डिनर पे ले जा रही हूँ। उसके बाद मूनन के हाथ पकड़कर मूनन को खींच कर ले जा रहा होता है। ये सीन देखकर यू शियाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तो उसके बाद मिस चिया मूनन से कहती है कि सॉरी मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल की। ये यू शियाओ मेरी बहन की पीछा कर रही है, हाल ही में उसने मेरे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। मुझे अभी भी नहीं पता है कि मेरी बहन को वो अभी भी क्यों जेंटलमैन लगता है। वो एक गुंडा गधा है तो कि दूसरे लोगों को फीलिंग का केयर नहीं करता, तो एक डर्टी प्ले बॉय है। तो मिस चिया का बात सुनकर मूनन सोचने लगता है कि मैं उसका चेहरा देखकर ये नहीं सोच सकता हूँ कि वो खराब है। तो फिर से मिस चिया कहती है कि अगर मैं ये मेरी बहन को बता दी तो भी वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगी। उसके बाद मूनन और मिस चिया कैंटीन पर जाता है। तभी मिस चिया को एक बंदा कहता है कि हे तो तुम फाइनली वापस आए गए हो, बहुत टाइम से मैंने तुम्हें नहीं देखा, इतनी समय से कहाँ थे तुम? तभी मूनन मिस चिया से कहता है कि तुम तुम्हारे फ्रेंड के साथ जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। और उधर से मिस चिया कहती है कि मूनन यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। और मिस चिया की दोस्त लोग उन्हें खींचने लगती। मूनन के सामने यू शियाओ आता है और यू शियाओ रखकर कहता है कि ये बॉय मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरा बंदी से दूरी रहना। तो मूनन कहता है कि तुम किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? मिस चिया लिंग में और मिस चिया। तो फिर यू शिया कहता है कि वो दोनों लड़की मेरा है,
मैं लिंग मे को जितना चाहता हूँ उतना ही लिंग शुआन को भी उतना ही चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छा एडवाइस देता हूँ, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। तो फिर मुनन उस यूशियन को कहता है कि देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब मैं वो दोनों लड़की पर अपना कब्जा जमा लूंगा तब मेरे लिए फॉर्मेडेबल फोर्स में ज्वाइन करना आम बात होगा। और सुंदर लड़का देखो मैं तुम्हें एक अच्छा सा एडवाइस देता हूँ, मेरे साथ कोई भी गड़बड़ मत करना, तभी मेरे सामने से चले जाओ। ये सुनकर यूशियन कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने ऐसा बात करने की। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और आकर कहता है कि शियाओगे तुम यहाँ पर हो, कंपटीशन शुरू होने वाला है। तभी वो लोग यूजियो से पूछता है कि कौन है भाई, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? तो यूजियो कहता है कि नहीं, वो अपनी प्रेम की खोज में आया है। कम ऑन सब लोग जल्दी चलो, ये सिलेक्शन टेस्ट की लास्ट राउंड है, सभी लोग याद रखना टॉप 15 में हमें आना ही है। वो ननचुक जब ये सब कुछ सुनता है वो सीन चेंज होता है और कॉम्बैट एरिना को दिखाया जाता है। और तभी एक लोग अनाउंस करता है कि सब लोग शांत हो जाओ, कमांडर आ रहा है। और तभी कमांडर को आता हुआ दिखाया जाता है। कमांडर आकर सभी लोगों को कहता है कि एवरीवन आज लास्ट डे है फॉर्मेडेबल बैकअप टीम मेंबर सिलेक्शन का। हम सभी लोग रूल्स जानते हैं, फास्ट 15 डिसाइड हो चुका है। अगर आप लोग उन लोगों को चुनौती देना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, लेकिन मैच शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच मास्टर डोंगरोंग आया है। इसके लिए हम लोग बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। चलिए सब लोग आइए, हम लोग मास्टर डोंगरोंग की सम्मानित करते हैं। और तभी वहाँ पर मास्टर डोंगरोंग को आता हुआ दिखाया जाता है। तो इसे देखकर कुछ लड़का कहने लगता है कि यह कमांडर मास्टर डोंगरोंग के बारे में बात कर रहे हैं, वो व्हाइट टाइगर स्पेशल फोर्स इंस्ट्रक्टर है। तो फिर और एक लड़का कहते हैं कि अरे बाप रे, मास्टर डोंगरोंग पर्सनली यहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट देखने के लिए आया है। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर पर्सनली उसकी टीम के लिए एक मेंबर चुनने के लिए आया है। तो फिर वहाँ आकर डोंगरोंग कहता है कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आया हूँ, इसमें ध्यान मत देना, लोग तुम्हारा बेस्ट ट्राई करो। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और इधर एक लड़का कहता है कि ओवरऑल व्हाइट टाइगर का स्ट्रेंथ अभी भी शुआन्यू फोर्स से ज्यादा है। व्हाइट टाइगर टीम में कुल मिलाकर 3 प्रशिक्षण है, मास्टर डोंग उनमें सबसे शक्तिशाली है। अगर हम लोग उसे इम्प्रेस कर सकते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से व्हाइट टाइगर टीम में सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद कमांडर अनाउंस करता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन सर डोंग सिर्फ यहाँ पर टेस्ट देखने के लिए आए हैं, तो चलो अभी टेस्ट को शुरू किया जाए। अभी उसके बाद लिंग शिंगबे कहते हैं कि जो टॉप 15 को चुनौती देना चाहते हैं वो लोग सामने आ जाए। तो तभी मिशियन पीछे से गुस्सा होकर कहते हैं कि प्लीज सिस्टर एक सेकंड वेट कर लीजिए। तो ये सुनकर लिंगबे कहते हैं कि व्हाट्स द मैटर। तो फिर मिशियन कहते हैं कि क्या तुम भूल गई मेरे साथ 3 मास्टर को लाई हूँ, वो लोग इस चैलेंज के लिए एलिजिबल नहीं है, तो पहले तुम उन लोगों का टेस्ट ले लो। तो लिंगबे कहते हैं कि यूशियन क्या तुम पागल हो, ये फाइनल राउंड है और हम लोगों को अब फाइनल रैंकर्स को सिलेक्ट करना है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि स्पेशल रिक्रूटमेंट करके उन लोगों को भर्ती कर। तो फिर मिस यूशियन कहती है कि क्यों नहीं सिस्टर, वो अपनी वर्ड से पीछे नहीं मुड़ सकते। पिताजी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगर मैं कोई भी क्वालिफाइड लोगों को लेकर आता हूँ तो उन लोगों को एलो करना पड़ेगा। मैं कोई भी रूल्स को वायलेट नहीं कर रही हूँ, प्लीज सिस्टर प्लीज एक बार एलो कर लीजिए। तो ये सुनकर लिंगबे कहते हैं कि ओके ओके ठीक है। तो फिर वो लोग कहा है उन लोगों को जल्दी यहाँ पर लेके आ जाओ। मिस यूशियन चिल्लाकर कहने लगते है कि ट्विन मास्टर मास्टर मूनन आप लोग कहाँ है, जल्दी यहाँ पर आ जाइए। तभी कमांडर मास्टर ई और मास्टर इक्सिंग के बात सुनकर सोचने लगता है कि मैं उन लोगों को इन्विटेशन किया लेकिन वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं किया, इस छोटे से बच्चे ने उन लोगों को यहाँ पर कैसे लेकर आ गए। तो फिर उस जगह पर वो दोनों ट्विन मास्टर आता है। तो उसके बाद ट्विन मास्टर को एक लड़का कहता है कि मास्टर अब इस जगह पर आपकी पूरी ताकत से पंच मारिए, अगर ये मीटर 7000 के ऊपर चले गए तो आप पास हो जाएंगे। तो तभी कमांडर कहता है कि इसका कोई जरूरत नहीं है, ट्विन मास्टर पहले से बहुत फेमस है और ऐसी टेस्ट उन लोगों की असली पावर को डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। उसके बाद ट्विन मास्टर को पूछता है कि ट्विन मास्टर आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो हम लोग आपको डायरेक्ट फोर्स में भर्ती कराएंगे। तो फिर मिस यूशियन उसके पापा को कहती है कि बोलो आप अभी क्या कहेंगे, कहा था कि मैं ट्विन मास्टर को मेरे साथ लाऊंगी लेकिन आप मुझ पर विश्वास नहीं किए, अभी आप जान गए हैं कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तभी डोंग भी कहता है कि मैंने पहले भी इन लोगों का नाम सुना है, इन लोगों के पास काफी यूनिक मार्शल आर्ट स्किल है और उन लोगों की स्किल के अलावा उन लोगों के पास एक पावरफुल ओपन भी है, उन लोगों को जैसे टैलेंटेड लोगों को जाने नहीं देना चाहिए। तभी वो दोनों ट्विन मास्टर कहता है कि हम लोग सच में अप्रिशिएट करते हैं आपकी ऑफर को, लेकिन हम 2 ओल्ड मैन तभी इस फोर्स में ज्वाइन होंगे जब हमारा टाओ मास्टर इसमें शामिल होंगे। तो और एक मास्टर कहते हैं कि हाँ ये सही है, हम लोग डिसाइड किए हैं हम लोग उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, हम लोग जहाँ भी जाएंगे वो उनको फॉलो करेंगे, अगर वो यहाँ पर रहते हैं तो हम भी रह लेंगे, अगर वो ऐसे चले जाते हैं तो हम भी चले जाएंगे। तभी ये सुनकर कमांडर कहता है कि क्या आप जियांगन प्रोविंस के लेजेंडरी टाओ मास्टर के बारे में बात कर रहे हैं, हाल ही में उनका बहुत ही चर्चा हो रहा है, क्या वो भी यहाँ पर है। तभी मिस यूशियन मूनन को कहती है कि मूनन कम ऑन चलो अभी तुम्हारी बारी। उसके बाद यूशियन उसके हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है और तभी मूनन को देखकर
कुछ लोग कहने लगते हैं कि क्या ये लड़का दाओ मास्टर है, लेकिन इसे देख कर तो एक स्कूल के स्टूडेंट की तरह लगता है। तो मुनन को देखकर कमांडर सोचने लगता है कि क्या दाओ मास्टर एक ग्रे हेयर वाला ओल्ड मैन है। तभी वो दोनों ट्विन मास्टर कमांडर से कहते हैं कि कमांडर ये सच में दाओ मास्टर है, हम लोग खुद अपने आंखों से उसकी डिवाइन पावर को देखा है, वो सच में बहुत ही पावरफुल है, जहाँ तक हम लोग कोई भी नहीं पहुंच पाएंगे, केवल उसका पीछा करके हम लोग कल्टिवेशन का सीक्रेट 2 को निकल सकते हैं। तो इधर योशियो सोचता है कि उनको लग रहा है कि वो बच्चा मास्टर है, देखो मुझे हंसाओ मत, वो कुछ भी नहीं है, वो पॉपुलर दाओ मास्टर का नाम इस्तेमाल करके पॉपुलर बनना चाहते हैं। हालांकि दाओ मास्टर के साथ मैं पर्सनली नहीं मिला, मैंने सुना है कि वो ओवर पावरफुल है। तुम सचमुच चाहते हो कि हम लोग विश्वास करें कि तुम दाओ मास्टर हो, तो फिर अपना पावर दिखाओ और ये प्रूव करो, मैं भी तुम्हारा ओपोनेंट हो सकता हूँ, तो चलो लड़ो और देखते हैं तुम फेक हो या रियल। तो ये सुनकर मिस शियन कहती है कि यू शियाओ तुम सचमुच मुनान के साथ लड़ना चाहते हो, और मिस शियन मन ही मन सोचने लगती है कि तुम मूर्ख हो, तुम अपना कब्र खुद ही खोद रहे हो। तभी लिंगबे कहती है कि मेरी ना समझ छोटे बहन, तुम यहाँ के रूल्स अच्छे तरीके से नहीं जानते हो। मुनन को इक्सियो के साथ चुनौतियों का फाइट शुरू करना पड़ेगा। इक्सियो जो कह रहा है वो एक चेतावनी है, ये जगह लायर्स के लिए नहीं है। तो फिर इक्सियो कहता है कि वो अगर कमजोर है तो मैं उसके साथ नहीं लड़ने वाला हूँ, पहले उसका स्ट्रेन मीटर टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि वो 1000 पाउंड को रीच कर पाता है या नहीं। अगर वो फेल होता है तो वो मेरा ओपोनेंट होने के लायक भी नहीं है। तभी कमांडर कहते हैं कि मैं दाओ मास्टर का नाम बहुत बार सुना है, लेकिन पर्सनली उसे कभी भी नहीं देखा, मैं दाओ मास्टर के खातिर तुमको ये चांस दूंगा, तुम ये साबित करके दिखाओ कि तुम असली दाओ मास्टर। चलो टेस्ट को शुरू किया जाए। और इधर मुनन अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा होता है। उसके बाद मुनन उस स्ट्रेन मशीन के पास जाता है और जाकर एक जोर से मुक्का मारता है। इतना भी पावर यूज नहीं करता है, लेकिन उस मशीन पर सिर्फ 200 पाउंड ही उठा, क्योंकि वो ज्यादा ताकत नहीं लगाया था। और ये देखकर सभी लोग चौंक जाता है और सब लोग हंसने लगता है और कहता है कि ये सच में एक इम्पोस्टर निकला, केवल 200 केजी, एक बच्चा भी उससे बेहतर कर सकता है। और वो बोग ब्रदर जियाओ को चैलेंज करने वाला था। मिस लिंगजियान को इस जोकर ने फूल बनाया सभी के सामने। तो फिर यूशियो कहता है कि वेल अनफॉर्चुनेटली मैं उनके साथ नहीं रह सकता हूँ, तो पूरे जियंगर मुझे एक दुबले पतले बच्चे को धमकाने के लिए दोषित करेगा, मैं श्योरली नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो। और ये सब कुछ देखकर मिस लिंगशियन बहुत ज्यादा शॉक में रह जाती है और कहती है कि यहाँ पर क्या चल रही है, ये सच नहीं है, इसका कोई भी मतलब नहीं बनती। तो उसके बाद कमांडर मुनन को कहता है कि ठीक है अब तुम वापस जा सकते हो, और प्लीज सब लोग साइलेंट को मेंटेन रखो, अभी हम लोग लास्ट राउंड को शुरू करने वाले हैं। तो उसके बाद मुनन वहां से चले जाने लगता है। मुनन के पीछे लिंगशियन आकर गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं कि मुनन तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, तुमने क्यों सभी के सामने मुझे शर्मिंदा किया, तुम उस पॉइंट में और भी ज्यादा ताकत लगा सकती थी। तो फिर मुनन कहते हैं कि क्या तुम मुझे यहाँ पर लाने के लिए छल नहीं किया था, और वैसे भी तुमने अभी भी मुझे किसी से मिलने के लिए कहा था, है ना, और जबकि मैंने आपके पिता को देख लिया है, मैंने वो कर दिया है जो मैं तुमसे प्रॉमिस किया था। तो फिर मिस लिंगशियन कहती है कि तुम फॉर्मेडेबल फोर में क्यों ज्वाइन नहीं होना चाहते हो, ये आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसके विपरीत ये आपका रेपुटेशन को बढ़ाएगा, आपको सीधा सर्कल की तरह समर्थन किया जाएगा। तो मुनन कहते हैं कि क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो लोग मेरे साथ काम करने के लायक नहीं है, अगर मुझे कुछ चीज चाहिए तो मैं उसे खुद ले लेता हूँ, मुझे किसी का जरूरत नहीं है। तो फिर ट्विन मास्टर मिस सिया से कहता है कि मिस सिया तुम्हारा टाइम वेस्ट मत करो, मास्टर मुनन उन लोगों से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है उसको देने के लिए, उन लोगों के साथ जुड़ना यानी कि उसका समय का बर्बादी है। बैटल एरिना पर सभी लोग आता है, तो वहाँ पर लियू बाउन ब्रदर यूशियो को फास्ट प्लेस के लिए चैलेंज करता है। इधर यूशियो कहता है कि यहाँ पर सेकंड रैंकर फास्ट रैंकर को चैलेंज कर रहा है फास्ट प्लेस के लिए, ये फाइट बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो यूशियो को उसका कुछ ब्रदर कहता है कि ब्रदर यूशियो उसको दिखा दो कि मास्टर का असली पावर क्या है। तो कमांडर सोचने लगता है कि पिछले कुछ सालों से यूशियो बहुत ही एक अच्छा फाइटर रहा, उसका स्किल और हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत ही एक्सपेक्टेशनल है, उसके टैलेंट की वजह से वो जरूर शानो स्पेशल फोर्स में ज्वाइन करेंगे और उसका एक ऑफिशियल मेंबर बनेंगे। उसके बाद वो दोनों को बैटल एरिना पर दिखाया जाता है, जहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच स्टार्ट होने के साथ ही साथ वो दोनों अपनी अपनी शक्ति से एक दूसरे को और बढ़ता है और दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो मिस यूवन मुनन से पूछती है कि इन दोनों में से तुमको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसको लगता है। तो मुनन कहते हैं कि द सेकंड रैंकर लियू बाउन वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर है और उसका क्वालिफिकेशन भी गुड है, लेकिन मैच जीतेगा यूशियो। तो मिस यूवन पूछती है कि ऐसे क्यों होगी। तो मुनन कहता है कि लियू बाउन इन एक्सपीरियंसेस है और उसकी करंट कॉम्बैट स्टाइल उसकी बॉडी के साथ सुइटेबल नहीं है, उसके बहुत ही करीब बैठा हूँ और सच में यूशियो मैच जीत जाता है। तो तभी लिंग भी कहती है कि मैच इज ओवर, यूशियो विन। मैच खत्म होने के बाद यूशियो कहता है कि सॉरी बाउन, मैं थोड़ा दूर चला गया था और मेरा स्ट्रेन का 50% इस्तेमाल हो गया, क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर लिनबाओ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए मेरा फुल स्ट्रेन इस्तेमाल किया और तुम कह रहे हो कि तुम मेरे साथ लड़ने के लिए 50% इस्तेमाल किया, क्या तुम सबके सामने मुझे रिडिकुलस यानी कि शर्मिंदा करना चाहते हो। और ऊपर से कुछ लोग चिल्लाने लगता है, कहते हैं कि ब्रदर यूशियो तुम सबसे बेस्ट हो, यूशियो बहुत ही नाइटी और दयालु है, वो फास्ट प्लेस को डिजर्व करता है। और यूशियो को कोई कोई जियोगो भी कहता है, ब्रदर जियोगे तुम इस साल के नंबर 1 फाइटर बनोगे, मैं श्योर हूँ। तभी कमांडर कहते
कहते हैं कि आज का चैलेंज यही पर खत्म होता है। टॉप 15 रुकेंगे और उन लोगों का ट्रेनिंग जारी रहेंगे और बाकी कल सुबह जल्दी निकल जाना। मुझे पता है कि कुछ लोग फॉर्मिडेबल 4 में ज्वाइन करने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन इस बार हार गए तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगले साल आप लोग फिर से आ सकते हैं। तो जाओ और अपने आप को ट्रेन करो जितना हो सके उतना, कभी भी गिव अप मत करना। तो उसके बाद यूशियाओ डोंगरोंग से कहता है कि डोंगरोंग, मेरा बचपन से ख्वाहिश था कि मैं व्हाइट टाइगर स्पेशल फोर्स में ज्वाइन करूं, लेकिन मुझे डर है कि आप मुझे चांस देंगे या नहीं बैकअप टीम के मेंबर होने के लिए। मैं कसम खाता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा हार्ड काम करूंगा सर। तो फिर डोंगरोंग कहता है कि जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था, इससे भी यहाँ पर कंपटीशन देखने के लिए आया हूँ और वैसे भी तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोगों को शाओन स्पेशल फोर्स के लिए छोड़ देना चाहिए। अदरवाइज अगर मैं सारे गुड कैंडिडेट को ले लेता हूँ, मुझे मार डालेगा। तभी वह पर मिस युआन दौड़ के आती है और आकर कहती है कि मास्टर डोंगरोंग, मूनन के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो सच में बहुत ही पावरफुल है। अगर आप उसे व्हाइट टाइगर स्पेशल फोर्स टीम में ज्वाइन करवाते हैं तो डेफिनेटली वो टीम सबसे ज्यादा पावरफुल होगी फॉर्मिडेबल 4 में। तभी कमांडर मिस युआन को कहता है कि युआन, पहले बहुत ही परेशानी हो चुकी है, 2 सालों के बच्चे की तरह व्यवहार करना बंद करो। सच में तुम आज मुझे निराश किए हो। जब तक तुम तुम्हारी गलतियों को नहीं समझते हो तब तक यही पर खड़ा रहो। और कुछ लोग मिस युआन को देखकर कहने लगता है कि सभी लोग कहता है कि कमांडर का दूसरा बेटी एक प्रॉब्लम चाइल्ड है, वो हमेशा उसे निराश करती है और कभी भी मार्ग तक नहीं पहुंचती है। लेकिन बड़े बेटी शुआन इसका ऑपोजिट है, वो हर काम को परफेक्टली करती है। इन दोनों सिस्टर के बीच डिफरेंट बहुत ही ह्यूज है। और एक बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि ये इसलिए होगा, जब कमांडर सिया का बड़े बेटी पैदा हुआ तो वो सारे जीन्स चूस लिए थे, इसलिए उसको कुछ भी नहीं मिला, तो इसलिए उसका सेकंड डॉटर स्टूपिड पैदा हुई। सब कुछ सुनकर शुआन गुस्से भरी आंखों से उन लोगों के ऊपर देखती है और ये सब कुछ सुनकर मूनन सोचने लगता है कि ये उन लोगों का फैमिली मैटर है, नॉट ऑफ माई बिजनेस। मुझे टोटली उन लोगों की पर्सनल इशू को अवॉइड करना पड़ेगा और इसके अलावा मुझे घर जाने का समय भी आ गया है। ये सब कुछ सुनकर नाराज होकर मिस युआन बाहर चली जाती है। तभी वहाँ पर उसका पापा आकर कहता है कि शुआन, क्या तुम्हें पता चले कि तुम तुम्हारे लाइफ के साथ क्या करोगे? कि तुम 23 साल के हो लेकिन अभी भी 3 साल के बच्चे की तरह व्यवहार करते हो। मुझे लगता है कि किसी को आपकी देखभाल करनी होगी। सुनकर मिस युआन कहती है कि आप क्या कहना चाहती है पापा? तो कमांडर कहता है कि लास्ट नाइट युशियान ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हारे अच्छे से देखभाल करेगी। वो जब तक जिंदा रहेगा तुमको तब तक प्रोटेक्ट करती रहेगी और वो तुम्हारे हर एक ख्वाहिश को पूरा करेगी। वो स्पेशल फोर्स में ज्वाइन करने से पहले मैंने उनके साथ तुम्हारा शादी सेटल कर चुका हूँ। तो ये सुनकर मिस युआन शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या आपने अभी क्या कहा? आप चाहते हैं कि मैं युशियाओ से शादी कर लूं? और फिर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहती है कि क्या आप पागल है? क्या आप जानते भी हैं वो किस तरह के आदमी है? क्या आप नहीं जानते हैं कि वो बहुत टाइम से बड़े बहन का पीछा कर रहा है और अभी अचानक कैसे मुझसे शादी करना चाहते हैं? मैं ऐसी कैसी इमोर्टल व्यक्ति के साथ शादी कर सकती हूँ? नहीं, मैं उसको कभी भी नहीं शादी करूंगी। मैं उसे कभी भी अप्रूव नहीं करूंगी मैरिज के लिए। मिशियन की ऐसा बात सुनकर उसके पापा भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमको किसने कहा कि तुम डिसीजन ले सकते हो? तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारे पिता के रूप में डिसीजन ले सकता हूँ कि तुम्हारे किसके साथ शादी होगा। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये पूरी लाइफ टाइम की घटना है। तो इसलिए ये मैं तय करूंगा कि आपका पति कौन होगा या नहीं, और तुम इसे पसंद करते हो या नहीं इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जल्दी एक स्पेशल फोर्स के ऑफिशियल मेंबर बनने वाले हैं। उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अगर तुम उसके साथ शादी करते हो अपनी लाइफ की लास्ट टाइम तक तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं किसी भी चीज का। तो ये सुनकर मिशियन कहते हैं कि अब मुझे समझ में आई, अब ये सब कुछ मेरे भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं, इसे आपके फायदे के लिए कर रहे हैं। जब युशियाओ जुआंगहू स्पेशल फोर्स का एक ऑफिशियल मेंबर बन जाएगा तो आप उससे बहुत ही आसानी से प्रोमोटेड होकर प्रमोशन पा सकते हैं। ये बात सुनकर उसका पापा फिर से बहुत ज्यादा फर्क जाता है और कहता है कि लिंग शुआन, तुम अपने आप को देखो। अगर तुम यूजलेस नहीं होते तो मैं तुम्हारे लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करता। ऑलराइट, ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कि तुम किसके साथ शादी करना चाहती हो? वो बास्टर्ड जिसको तुमने यहाँ पर पकड़ के लाए थे। तो मिस युआन भी गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि मूनन युशियाओ से 100 टाइम बेटर है। अगर मैं ये से कर सकता था तो मैं निश्चित रूप से मूनन से शादी करता। मूनन का बात सुनकर उसके पापा कहते हैं कि बकवास बंद करो, युशियाओ के साथ उसका कंपेयर मत करो। क्या तुम पागल हो गई हो? इवन एक अंदर लोग भी क्लियरली कह सकते हैं कि उन दोनों में से कौन अच्छा है। तुम्हारे बड़े बहन के पास जो है उसका अगर 10% भी तुम्हारे पास होती तो मैं ऐसा चिंता नहीं करती। उसके पापा की बात सुनकर मिस युआन कहती है कि जब मैं छोटा थी तब से लेकर आज तक आप मुझे बड़े बहन से साथ तुलना की हो। आपने हमेशा उसे आपका अधिक टाइम दिया है, आपने ज्यादा से ज्यादा आपका स्किल और प्रायोरिटी उसको दिया है और हमेशा मुझे डिस्कस किया है। क्यों? क्योंकि वो मुझसे कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है। और तभी उसके हाथ के मुट्ठी पर आग चलने लगती है और वो कहती है कि कमांडर सिया, और वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करने लगती है और कहती है कि आपको लगता है कि मैं यूजलेस हूँ, है ना? तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। और एक लात मारकर उस जगह को फैंस को तोड़ देता है और वो काट का टुकड़ा सीधा जाके वॉल पर टक्कर खा जाता है। ये देखकर उसका बाबा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। इस लकड़ी को देखकर सोचने लगता है कि ओ माय गॉड, उस किक की पावर को देखो। उसकी किक से ये लकड़ी का टुकड़ा टूटकर सीधा वॉल पर जाके घुस गया
गया है। मुझे डर है कि यूशियो भी इतनी फोर्स से ऐसे स्ट्राइक नहीं मार सकती है। तो बाद मिशियन से कहता है कि मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे पापा गलत थे, प्लीज मुझे क्विकली बताओ कि आप इतना पावरफुल कैसे बने। तो मिशियन उसके पिता की बात सुनकर कहने लगते है कि ये बहुत ही अमेजिंग है, अब कितना जल्दी आपके रंग बदल लिया। क्या आपने कुछ समय पहले ये नहीं कहा था कि मैं यूजलेस हूँ, मैं आपकी बड़ी बेटी का आधा भी नहीं हूँ, और आपने ये भी कहा था मैं कि सही लोगों को सही से जांच नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिन लोगों को जांच करना नहीं आता। ये आप ही थे जिनको माउंट टाई को पहचानने में विफल रहे। ये शक्ति और कोई नहीं, मूनन ने दिया है मुझे। तो फिर उसका पापा कहता है कि आपका क्या मतलब है कि ये मूनन है, उसके जैसे एक बच्चा तुमको कैसे ये सब पावर दे सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर मिशियन कहते हैं कि अभी भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। पापा, जियोंगन प्रोविंस का मूनन रियल टाओ मास्टर है, मैंने उसका ब्लड एलिक्सर पील खाया है, इसलिए ऐसा पावर हुआ है, और वो खुद किसने बनाया है। कैसे कह सकते हैं कि वो पावरफुल नहीं है जब आप उसके साथ अच्छे तरह से मिले भी नहीं हो। आपकी इग्नोरेंस के वजह से आपने बहुत टाइम गवा दिए हैं। तो मिशियन की बात सुनकर कमांडर सोचने लगते हैं कि वो ब्लड एलिक्सर के बारे में बात किया। तो फिर कमांडर उसकी बेटी से पूछता है कि तो वो कहाँ है आप। तो फिर युआन कहती है कि क्या आपको नहीं लगता है कि आप ये पूछने में बहुत लेट कर दी कि वो कहाँ है। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि मैं उसको यहाँ पर लाई, अब मैं उसे और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। वो पहले से ही मुझ पर नाराज है, और अगर हम फिर से उसे जाकर डिस्टर्ब किए तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, और इसका परिणाम आपको पता नहीं है। कुल मिलाकर वो हमारे साथ कभी भी जॉन हेली के लिए एग्री नहीं करेगा। एक दिन का बाद को सीन दिखाया जाता है। 6:30 AM मॉर्निंग पर मूनन को दिखाया जाता है। तो वहाँ पर कमांडर और मिसवान आता है। तो मूनन इन दोनों को देख कर कहता है कि तुम यहाँ पर कमांडर को क्यों लाए। तो कमांडर मूनन को कहते हैं कि हे मूनन, गुड मॉर्निंग माय बॉय, युआन कल से तुम्हारे बारे में कॉन्टिन्यूअसली बात कर रहा है कि तुम्हारे पावर के बारे में और तुम्हारा स्किल कितना ग्रेट है, और उसने ये भी कहा कि ये सिर्फ आपके ब्लड एलिक्सर के बदौलत वो इतना पावरफुल है हुआ। तो ये बात सुनकर मूनन मिसियान की तरफ देखता है, देखकर कहता है कि मैंने उसको ये सीक्रेट रखने के लिए कहा, लेकिन इन द एंड वो कह ही दिया। फिर से कमांडर कहता है कि ऑल्दो तुम कल अच्छे परफॉर्मेंस नहीं किए हो, अगर तुम हमें कुछ अमृत की गोली बनाकर देते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे बेटी के साथ साथ भी तुम रॉयल स्पेशल फोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, और मैं तुम्हें अपना दामाद भी मान लूंगा। ये सुनकर मूनन कहते हैं कि थैंक यू, लेकिन मैं आपका ऑफर को डिक्लाइन करता हूँ। मेरे पास आपके लिए ब्लड एलिक्सर बनाने की समय नहीं है। देखो, ना कि तुम्हारी टीम में ज्वाइन करने की मुझे इंटरेस्टेड है, और ना कि तुम्हारी बेटी को शादी करने में, सो मुझे अकेला छोड़ दो। तो ये कहकर मूनन वहां से चले जाने लगता है। तो तभी कमांडर कहता है कि मूनन, तुम इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हो, मैं सब कुछ जियोन के लिए करता हूँ। और कमांडर मूनन के पीछे पीछे बाहर आता रहा, कहता है कि मूनन जवाब दो मुझे, क्या तुम्हारे मदरलैंड के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। मूनन, अगर इस मातृभूमि के लिए तुम्हारा थोड़ा सा भी प्यार है तो ये ब्लड एलिक्सर पिल हमें दे दीजिए। आपको एक प्लैटिनम पताका से सम्मानित किया जाएगा, और आपके मम्मी पापा को भी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। थिंक अबाउट इट, तुम्हें एक चाइनीज मिलिट्री रिस्पेक्टेड हाईली एस्टिमेट आइडेंटिटी मिलेगा। सब कुछ सुनकर मूनन कहते हैं कि देखो कमांडर जिया, विवेक के बारे में ज्ञान मत दे, क्योंकि ये आपके पास ही नहीं है। तो तभी वहाँ पर यूशियो आकर कहते हैं कि मूनन, तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कुछ ब्लड पिल है, मुझे परवाह नहीं कि ये तुम कहाँ से लाए हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से पूछता हूँ कि तुम मुझे ये दे दो, अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हें फोर्स करूंगा। तो ये सुनकर मूनन थोड़ा गुस्से में कहता है कि हे बॉय, देखो मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि मेरे रास्ते में मत आना, तुम्हारे काम से तुम कम रखो और मेरे सामने से हट जाओ। तो मूनन और यूशियो का बात सुनकर इधर दो बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि ये बच्चा मेंटली पागल है, ब्रदर जियो से ऐसा कोई भी बात नहीं करता है, और जो भी बात करते हैं ऐसे वो वन पीस में वापस नहीं जाता है। अगर ब्रदर जियो उसे मारता रहा तो कोई उसे बचाने नहीं जाएगा। तो फिर यूशियो कहता है कि मुझे ये संदेह है कि तुम ब्लड एलिक्सर के नाम पे कुछ और दवाई बेच रहे हो, तुम घुटने के बल बैठ जाओ, तुम इसे रोकने की कोशिश करते हो और यहाँ से भागने की कोशिश करते हो तो तुम पंगु हो जाओगे। और मूनन को एक पंच मारने के लिए आता है, और तभी मूनन अपने हाथ से बहुत ज्यादा शोर कर उसे जोर से थप्पड़ मार देता है, और थप्पड़ खाने के साथ ही साथ उसके मुंह से खून निकलने लगता है, और वो सीधा जाके दरवाजे पर टक्कर खा के वहीं पर गिर जाता है। और ये देखकर कुछ लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, और लोग सोचने लगता है कि व्हाट द हेल, एक थप्पड़ खाने के साथ साथ ब्रदर जियो ढेर हो गया। ये देखकर कमांडर और उसके बड़े बेटी भी शॉक में है। तो फिर मूनन यूशियो से कहता है कि मैं सिर्फ एक बार कहता हूँ, मेरे बिजनेस में अपना नाक घुसाना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और तुम्हारा फैंसी आर्मी मेरे सामने कुछ भी नहीं। एक बंदा यूशियो के पास आकर रोने लगता है और कहता है कि कमांडर, ब्रदर जियो बेहोश हो गया है और उसका पूरी बॉडी में फ्रैक्चर है, इसकी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, प्लीज उसे जल्दी के जल्दी मेडिकल पर भेज दीजिए। और यूशियो को कहने लगता है कि ब्रदर प्लीज कुछ तो बोलो, तुम इस तरह के छोड़ के हमें नहीं जा सकते हो। तो तभी कमांडर मूनन को थोड़ा गुस्सा दिखाता हुआ कहता है कि मूनन, तुम कितना बेशरम हो, तुमने धोखा दिया, तुमने उसे तब गुस्सा मारा जो बहुत रेडी नहीं था। तुम्हारा अहंकार का एक सीमा होना चाहिए, तुम मार्शल आर्ट्स के थर्ड ग्रेड मूव को इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ कर सकते हो। मैं मेरे सामने किसी भी तरह अन्याय एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं यहाँ का कमांडर होने का नाते हमारी प्राइम कैंडिडेट को इंजूर करने के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। लगता है कि तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक मैं ना तुम्हारा घुटने तोड़ दूं और तुम्हें घुटने का बल बैठा दूं। और मूनन कमांडर की तरफ बढ़ने लगता है तो कमांडर थोड़ा डरने लगता है। तभी यूशियो के कुछ मेंबर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा सामने करने वाला कोई नहीं है, चलो उसे हरा देते हैं और बड़े भाई का बदला लेते हैं।
हैं। तभी कोई कहते हैं कि ये यंग लड़के लोग वहीं पर रुक जाओ। तो ये और कोई नहीं है, ये मास्टर डोंगरोंग होता है। मास्टर डोंगरोंग को देखकर सब लोग झुक जाता है। तो मास्टर डोंगरोंग को देखकर कुछ लोग कहने लगते हैं कि ओल्ड मास्टर यहाँ पर आ गया है, ये लड़का अभी प्रॉब्लम में पड़ने वाला है। तभी कमांडर मास्टर डोंगरोंग को वो करता हुआ कहता है कि मास्टर डोंगरोंग आप सही समय पर आ गए हैं, ये लड़का मून यहाँ पर परेशानी खड़ा कर रहा है, आई होप कि आप उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। तो मास्टर डोंगरोंग को देखकर और कुछ लड़के कहने लगते हैं कि अभी इस लड़के को कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद मास्टर डोंगरोंग मूनन के पास आता है और उन दोनों में से कुछ एनर्जी निकलने लगता है और ये देखकर सब लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो तभी मास्टर डोंगरोंग कहता है कि तो तुम मूनन हो राइट, मैं तुम्हें व्हाइट टाइगर स्पेशल फोर्स में ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करता हूँ एज ए लीडर, तो तुम क्या कहते हो। और ये सुनकर सभी लोगों का दिमाग हिल जाता है। फिर डोंगरोंग कहते हैं कि अगर तुम हमारे व्हाइट टाइगर स्पेशल फोर्स में ज्वाइन करते हो तो ये हिस्ट्री में पहली बार होगा कि इतना यंग लड़का स्क्वाड का लीडर बन रहा है। उसके ऊपर आपको ज्यादा फ्रीडम और पावर दिया जाएगा और आपका रैंक भी कमांडर सीए से कहीं गुना ज्यादा होगा। तभी कमांडर डोंगरोंग को पीछे आकर कहते हैं कि ओल्ड मास्टर मुझे आपकी डिसीजन पर कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन क्या ये सच में ठीक है, और इसके अलावा वो एक स्टूडेंट है। तो कमांडर की बात सुनकर डोंगरोंग कहते हैं कि मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में लेक्चर देने की हिम्मत मत करना, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उसको स्क्वाड लीडर बनाने में कोई गलती नहीं है। आप ये कहने की कोशिश करें कि आप जैसे छोटे कमांडर का अप्रूवल लेने की जरूरत है मुझे, ताकि आप उसे स्क्वाड लीडर के रूप में नियुक्त कर सकते। तभी कमांडर कहते हैं कि नहीं सर, ये जूनियर आपको ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो उसके बाद कमांडर मूनन के पास जाता है और जाकर कहता है कि मूनन मैं सिर्फ आवेग में आ गया था और तुम्हें ये सब कुछ कह दिया, इस मेरी खराब बिहेवियर के लिए मुझे माफ करे। यूजियो तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं है, वो फास्ट प्लेस पाने की योग्य नहीं है। और फिर डोंगरोंग कहते हैं कि जाओ जाके अपनी बैग पैक कर लो, हम दोपहर को व्हाइट टाइगर बेस के लिए निकल पड़ेंगे। मुझे यकीन है कि तुम एक वूनर व्हाइट टाइगर स्पेशल फोर्स के लीडर हो गए। तो ये सुनकर मिस युआन भी थोड़ा सा खुश हो जाती है। और इधर लिंग बेई यानी कि कमांडर का बड़े बेटी सोचने लगती है कि वो मेरे हस्बैंड के लिए गुड चॉइस है। तो ये बात मिस युआन सुनकर कहती है कि हाँ? तो तभी इधर मूनन कहते हैं कि सॉरी, लेकिन मैं आपकी व्हाइट टाइगर स्पेशल फोर्स में ज्वाइन नहीं करूंगा। और मूनन का ये बात सुनकर मास्टर डोंगरोंग का दिमाग हिल जाता है और उसके साथ साथ सभी लोगों का। कुछ लोग कहने लगते हैं कि सीरियसली वो इतना घमंडी क्यों है, वो इतना ज्यादा शोहरत पैसा को ऐसे फेंक रहा है जैसे कि उसके लिए कुछ भी नहीं हो, ये क्या बकवास है, इस बच्चे का दिमाग नहीं है। तो उसके बाद डोंगरोंग कहते हैं कि मूनन जल्दबाजी मत करो, क्या तुमको पता भी है कि उस पोजीशन में कितना पावर है। एक स्क्वाड लीडर ऐसा कर सकते हैं कि दूसरे मिलिट्री रैंक के लड़के लोग वो लोग सिर्फ ये सपना ही देख सकता है। सुनकर मूनन कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पोजीशन में कितना पावर है, देखो ये अभी भी इनफ नहीं है आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं आपकी ऑफर को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन आई एम सो सॉरी। कहकर मूनन वहां से जाने लगता है। तो फिर से डोंगरोंग कहता है कि मूनन अभी मत जाओ, तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि एक स्क्वाड लीडर का पावर क्या है। ठीक है, मैं आपके लिए और एक ऑफर रखता हूँ, अगर आपको ये पोजीशन सेटिस्फाई नहीं है आप व्हाइट टाइगर के ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद भी मूनन कहते हैं कि प्लीज आपका समय बर्बाद मत कीजिए, आपका फॉर्मेडेबल फोर्स मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसके बाद मूनन वहां से चले जाता है और ये देखकर कमांडर सोचने लगता है कि वो ऐसे कैसे चले जा सकता है। तो उसके बाद डोंगरोंग कहता है कि तुम जितना चाहो उतना सैनिक भर्ती कर सकते हो, लेकिन इसके जैसा खजाना तुम्हें 100 साल भी नहीं मिलेगा। तो इधर लिंग बेई सोचने लगती है कि मूनन तुम जितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार तुम एक आदमी हो, सभी पुरुष कुछ नहीं सिर्फ कुत्ता है, उसके सामने अगर कुछ हड्डियां फेंक दो तो फिर वो खुद ही दौड़ के आए। सब लोगों की तरह तुम्हें भी एक कमजोरी होना चाहिए, मुझे सिर्फ आपका कमजोरी को ढूंढना है। उसके बाद सीन चेंज होता है और मूनन को रास्ते पर दिखाया जाता है, जहाँ पर मूनन सोचने लगता है कि वो वेयर हाउस बस स्टेशन से बहुत ही दूर है। उसके बाद एक बास आता है और मूनन उस बास पर उठ जाता है। तभी मूनन को कोई कहता है कि ऐसी खचाखच भरे हुए बास में करना बहुत ही थकान होता है। तभी मूनन ये बात सुनकर पीछे घूमकर देखता है कि लिंग बेई। तो फिर लिंग बेई कहती है कि मैं सीधे मुद्दे पर जाता हूँ, देखो मुझे पता है कि तुम ब्लड एलिक्सर बना सकते हो, अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जितना पैसा खर्च करेंगे उससे कहीं गुना ज्यादा कमाएंगे। और बास पर एक लड़का लिंग बेई को देखकर कहता है कि वाह ये कितना सुंदर है। तो फिर ये सुनकर मूनन कहता है कि देखो मेरा ब्लड एलिक्सर आपकी एवरीडे एलिक्सर से बहुत डिफरेंट है, देखो इसका एक यूनिक इफेक्ट भी है और एक साइड इफेक्ट भी है, और मैं जानता हूँ कि इससे मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम मेरे बिजनेस पे दखल देना बंद करो। तो ये सुनकर लिंग बेई कहती है कि ओ रियली, देखो मेरे पास अच्छा कनेक्शन है जो तुम्हें पल भर में करोड़पति बना देगा। तुम तुम्हारे दोस्त की तरह नहीं बनना चाहते हो, यानी कि पढ़ाई करना, एग्जाम देना और फिर स्ट्रगल करके जॉब ढूंढना, और ऊपर से जॉब ढूंढने के बाद भी सैलरी 1000 यूं, और उसके बाद दिन रात बॉस की गालियां खाओ। तो तुम ऐसा लाइफ पसंद करते हो या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। तो तुम मुझे ये बताओ तुम तुम्हारे एलिक्सर के साथ क्या करना चाहते हो। मैं एक का $500K दूंगा, कोई मैटर नहीं करता कि तुम्हारे पास कितना है, मैं सब कुछ खरीद लूंगी। तो ये सब कुछ सुनकर मूनन कहता है कि क्या तुम्हारा हो गया है, अगर तुम मुझसे सिर्फ यही कहने के लिए आए हो तो तुम बस से उतर सकते हो, मैं तुम लोगों से थक गया हूँ। तो लिंग बेई कहती है कि ओ अच्छा तो पैसा कम पड़ रही है, तो चलो ठीक है इसे हम लोग 6 मिलियन कर दे। नहीं 7 मिलियन कर दे, अगर अभी भी काफी नहीं है तो मुझे एक नंबर दे दो। तो उस बास में और 2 स्कूल की लड़की भी होती है, तो वो लोग कहते हैं कि बड़ी बहन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ही नगी हो, उसने पहले ही बताया कि उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। गाइस यहाँ पर
नगी का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। अगर तुम लोगों को समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो उन दोनों लड़की की बात सुनकर लिंग बेई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अपना मुंह बंद रखो बच्चे, जब दो बड़े लोग बात करते हैं तो छोटे लोगों को बात नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया? और फिर मुनन को कहती है कि तुमको क्या लगता है कि तुम कौन हो? और इवन जब ओल्ड मास्टर डोंगरोंग तुम्हारे स्किल का तारीफ किया और तुम्हें व्हाइट टाइगर के लीडर बनने के लिए ऑफर किया, तुम ऐसे रिजेक्ट कर दे कि ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है। अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसे ही रहा तो तुम जल्दी मरने वाले हो। और उसके बाद बास के सारे लोग लिंग बेई को घूरने लगते हैं। तो लिंग बेई कहती है कि व्हाट द हेल, तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो बस पर बैठा और कुछ लड़का सोचने लगता है कि हे भगवान, मैं ये बस क्यों लिया? अभी इस पागल औरत को मुझे नेक्स्ट स्टॉप तक टॉलरेट करना पड़ेगा। उसने मेरा सुबह बर्बाद कर दी। तभी बहुत शोर मचेकर कुछ सुपर कर उस बस की तरफ आने लगता है और सभी लोग बास से उन कार को देखने लगता है। और एक साथ बहुत सारा सुपर कार होता है तो शोर भी ज्यादा होता है। लेकिन वो सुपर कार बास के बहुत ही ज्यादा नजदीक से गुजर रहा था। तो इतना सारा सुपर कार को देखकर एक लड़का कहता है कि होली शिट, इतना सारा सुपर कार, लगता है कोई अमीर लड़का शो ऑफ कर रहा है। तो और एक लड़की कहती है कि जीसस, ये तो फेरारी स्पाइडर है, लैम्बोर्गिनी शाइन एंड बुगाटी डिवो है, ये सभी के सभी टॉप मॉडल है। इतना सारा ब्यूटी, वो लोग काफी अमीर हो गए। लेकिन वो सारे के सारे कार उस बास के सामने आने लगता है। तो ड्राइवर कहता है कि लेकिन वो लोग मेरे बास के सामने क्यों आ रहे हैं? और तभी सभी के सभी कार बास के सामने रुक जाता है और बास भी रुक जाता है। तो ये सभी लोग ब्रदर जियो के लोग हैं। ये सभी लोग मूनन को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी वो ड्राइवर के गेट के सामने आकर कहता है कि हे ड्राइवर, जल्दी से जल्दी गेट को खोलो। तो तभी ड्राइवर कहते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वो आदमी कहता है कि रिलैक्स रिलैक्स, हम यहाँ पर बास हाईजैक करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर किसी को स्पीक करने के लिए आए हैं। और इधर लिंग बेई सोचने लगते हैं कि उसे ये लोग लेने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लिंग बेई सोचते हैं कि ये लोग मुझे कभी भी सरप्राइज देना नहीं छोड़ेंगे। तो फिर मूनन को कहती है कि हे मूनन, क्या तुम उन महंगी कारों को बाहर देख रहे हो? और वैसे तुम्हारे पास भी ऐसा सुपर कार कलेक्शन हो सकता है। अगर तुम मुझे तुम्हारा ब्लड पिल देते हो, बाहर जितना भी सारे कार है मैं तुम्हें सब दे सकती। अगर तुम फिर भी मेरे साथ काम करने के लिए इनकार करते हो तो तुम एक को खरीदना तो दूर के बाद छू भी नहीं पाओगे। तो तभी वो आदमी मूनन को देखता है और देखकर उसके सामने झुकता है और कहता है कि ग्रीटिंग्स मास्टर मूनन, शायद मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं लेजेंडरी डाउ मास्टर को देखने के लिए खुद आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर क्यों हूँ? तो उनके साथ वो लोग आया था। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग मास्टर मूनन को पिक करने के लिए आए। ये बात सुनकर लिंग बेई का दिमाग खराब हो जाती है और कहती है कि व्हाट, आप लोग मूनन को पिक करने के लिए यहाँ पर आए हो? तो फिर वो आदमी मूनन से कहता है कि मास्टर मूनन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप जियांग प्रोविंस में वापस जा रहे हैं, है ना? ब्रदर जियो ने मुझे कॉल करके बताया कि आप शहर जा रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको बांस पे कैसे जाने दे सकता हूँ, तो इसलिए मैं अपनी सबसे लग्जरियस कार को लिया और यहाँ पर आपको लेने के लिए आया बिन बुलाए। तो ये सुनकर मूनन कहता है कि खैर, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी मत करना, मैं अननेसेसरी अटेंशन पसंद नहीं करता। तो फिर वो आदमी कहता है कि मैं कभी भी ऐसा प्लान करके ऐसा सीन नहीं करता हूँ, लेकिन आप बहुत ही लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था ऐसे करने के अलावा आपके साथ मिलने के लिए। मैंने ट्रैफिक को भी ब्लॉक कर दिया है, हमें शहर पहुंचने में कोई न परेशानी। तो तभी वो आदमी लिंग बेई की तरफ देखकर कहने लगता है कि मास्टर मूनन, ये लड़की कौन है? ये भी हमारे साथ जाएगी? तो मूनन कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा जानता नहीं हूँ। तो उसके बाद मूनन कार पे बैठकर वहां से चले जाता है। मूनन जाने के बाद बास पर बैठा हुआ दो लड़का कहने लगता है कि ये यंग लड़का एक अमीर पर्सन निकला। ये पता नहीं था कि आजकल के जनरेशन के बच्चे लो प्रोफाइल रखना पसंद करता है। वो दोनों लड़की लिंग बेई को देखकर हंसने लगती है और कहती है कि उसकी इम्प्रेस चेहरे को देखो। बाद लिंग बेई बास से उतर जाती है और सोचने लगती है कि डैम मूनन, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मुझे फूल बनाने की? इसका बदला लूंगी, मैं तुम्हें 1000 बार फूल बनाऊं। उसके बाद मूनन उस कार पे बैठकर चले जाता है। तो वो आदमी मूनन को कहता है कि मास्टर मूनन, आपने हमें जो पत्ते दिए थे उसका पेड़ अभी काफी ज्यादा बड़ा हो गया है और उसके पत्ते भी झड़ना शुरू हो गया है। इस पत्ते का इफेक्ट को अनुभव करने के बाद जियांगन के सभी अमीर लोग इसे खरीदना चाहते हैं एनी कॉस्ट, लेकिन हम लोग सिर्फ लिमिटेड अमाउंट पत्ते ही सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अमीर लोग है 10 मिलियन यूरो तक देने के लिए राजी है, लेकिन उन लोगों को ज्यादा चाहिए। अभी तक सिर्फ VIP कस्टमर को आपके पत्ते बेच रहे हैं। यह नाउ इस प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा रिच और पावरफुल लोगों तक भेजा जाए। इसका मतलब ये कि हम लोग ज्यादा पावरफुल लोगों से मिलने जा रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं मिस्टर, क्यों ना हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं? तो इतना सब कुछ सुनने के बाद मूनन कहते हैं कि मैं हमेशा यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, सो अगले सैटरडे मीटिंग फिक्स कर। तो फिर वो आदमी कहते हैं कि ओके ठीक है, मैं पर्सनली सब कुछ अरेंज करने के बाद आपको रिपोर्ट करूंगा। तो मूनन कहते हैं कि मेरा अंडर काम करना तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड होगा। तो वो आदमी कहते हैं कि नहीं, ये कुछ भी नहीं है, सच है, मेरा विश्वास करो। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं ग्रेट मास्टर मूनन के साथ काम करने की मौका मिल रहा है। और इधर मूनन सोचने लगता है कि मुझे संदेह है कि रिफाइनिंग के बाद हमसे डिस्क का फ्रेगमेंट कैसा दिखेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, मूनन अपने घर पे चले आता है। अगर अंदर आते ही जियोंगर मूनन को कहता है कि बॉस मूनन, आप वापस आ गए हो, डोंट वरी, मैं आपका सामान यहाँ पर सेफली लेके आया हूँ। तो ये सुनकर मूनन कहते हैं कि थैंक यू हेल्प करने के लिए मुझे। और तभी वो लोग बाहर देखता है कि उस पेड़ से बहुत सारे पत्ते गिरने लगता है। उसके बाद मूनन अपनी रूम पे जाके मेडिटेशन करने लगता है और सोचने लगता है कि मैजिकल ओपन बनाने के लिए उस राक्षस के पंजे बहुत ही काम का है। मैं इसे रिफाइन करूंगा और एक
डिफेंसिव वेपन बनाऊंगा ब्रेसलेट की तरह, ताकि कोई भी इसे आसानी से पहन सके और इसे कहीं पर भी ले जा सकता है। जब तक ये आपके पास रहेगा तब तक आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए कुछ बनाऊंगा। उसके बाद मूनन ये बनाने के लिए लग जाता है और फिर सोचता है कि इसे जो भी पहनेगा जब भी वो डेंजर में होगा तो ये ब्रेसलेट पावरफुल गार्डियन फोर्स भेजेगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। एक ब्रेसलेट बनाने के लिए मुझे आधा दिन लग गया और फिर कहता है कि एक मेरी ग्रैंडफा के लिए, एक मेरी माँ के लिए और एक मेरी छोटी सिस्टर के लिए और एक पापा के लिए और एक आंटी के खातिर लिंग यॉन्टल के लिए और लास्ट जो लिस्ट में नहीं है मेरी बहन जिक्वी के लिए मैजिकल वेपन। लेकिन इन चीजों को फार्नेस में रिफाइन करने के समय किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा इसे प्रॉपर्ली QI अमाउंट के साथ रिफाइन करने का। सिर्फ एक गलती और जितना सारा मैं टाइम और एफर्ट लगा के इतना सारा चीज कलेक्ट किया सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद मूनन बाथरूम के अंदर जाके खुद को देख कर कहने लगता है कि मैं कल से स्कूल जाना शुरू कर दूंगा, तो बेहतर होगा कि मैं इस फैंसी आउटफिट को चेंज कर दूं और मेरी बालों को भी ओरिजिनल कलर में ला दूं। उसके बाद सीन चेंज होता है और मूनन के पास जियोंग और मिस्टर यान आता है। वो दोनों आके मूनन को बो करता कहता है कि कैसे है मास्टर मूनन। तो यहाँ पर मिस निंग भी आती है। तो मिस निंग कहती है कि हेलो मिस्टर मूनन, सॉरी मैंने यहाँ पर बिना इन्वाइट के आ गए, आई होप मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो उसके बाद वो सभी लोग चेयर पे बैठे हैं और मूनन कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा यहाँ पर हमेशा ही वेलकम है, प्लीज आप लोग कंफर्टेबल हो जाइए। तो फिर मिस्टर यान कहते हैं कि आपका मिस्टिकल लीव बहुत ही तेजी से बिक रहा है, दिनों के बाद आपको कुछ ग्रेट इन्फ्लुएंसर लोगों से मिलना है और वहाँ पर जाके अपना सिग्नेचर दे के डॉक्यूमेंटेशन का काम करना पड़ेगा और उसके बाद हम इस बिजनेस को और भी ज्यादा ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो फिर मिस निंग कहती है कि मैंने सुना है कि आप एक सेट प्राइस पर इसे बेचना शुरू कर दिया है। मुझे पता नहीं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ऐसा डील फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग जिस प्रॉफिट का आशा कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा हम लोगों को। तो फिर मूनन कहते हैं कि अगर मिस निंग के पास कुछ आइडिया है जो कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट ला दे तो ये सुनने में मुझे बहुत ही खुश है। तो फिर मिस निंग कहते हैं कि अगर हम इस पत्ते को चाय बनाने में भी यूज करें और चाय की इनकम उस मिस्टी लीप से भी ज्यादा हो सकती है, जिसके माध्यम से कस्टमर हमारे अधिक प्रीमियम प्रोडक्ट खरीद सके। इसे एक एक्सप्लेन देकर समझाती हूँ। अगर कोई कस्टमर जिसके पास पॉइंट कार्ड है वो हमारा कंपनी से जितना सारा प्रोडक्ट परचेस करेगा उसका उतना ही ज्यादा पॉइंट कलेक्ट होगा। जिसके पास ज्यादा प्रोडक्ट होगा उस कस्टमर को हम लोग हमारे कंपनी के सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदने के लिए एलो करेंगे। तो इतना सारा आइडिया सुनने के बाद मूनन सोचता है कि मिस निंग का आइडिया इतना भी बुरी नहीं है। मैंने उसे जितना सिंपल समझा वो इतना है नहीं, लेकिन सेल्स अभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यही है कि मैजिकल लीफ बहुत ही शॉर्ट सप्लाई हो रहा है, इसका एक इफेक्टिव सॉल्यूशन निकलना पड़ेगा। उसके बाद मूनन मिस निंग की हाथ पकड़ता और कहता है कि ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है मिस निंग, मुझे लगता है कि आपको मेरे बिजनेस की ऑफिशियल शेयर होल्डर बनाना चाहिए। तो फिर ये सुनकर मिस निंग कहती है कि मुझे ये होने से ज्यादा खुशी हो। कहती है कि चलो मुन्ना हम इसके बारे में और भी डिटेल में बात करते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और एक दिन बीत जाता है। एक दिन के बाद मूनन को दिखाया जाता है। मूनन जब घर से बाहर निकलता है और तभी उसके सामने एक कार आता है। तो उस कार में सुलूजिया होती है। तो सुलूजिया कहती है कि हे मूनन चलो आ जाओ, थोड़ा मजा करके आते हैं। तो मूनन उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मिस बाइस क्वीन, अगर तुम्हारे पास सुबह सुबह घूमने के लिए टाइम है ना तुम इस टाइम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करो। तो ये सुनकर सू कहती है कि देखो मुझे इस निकनेम से हेट है। तो उसके बाद मूनन कार पर बैठ जाता है और कहते हैं कि अगर तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो तो कह दो, क्योंकि मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तो फिर मिशू कहती है कि स्कूल के बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें ठीक समय पहुंचा दूंगी। तो मुझे बताओ आज मुझे कैसा लग रही है, मुझे देखकर तुम फिदा हुए या नहीं, तुम्हारा दिल जोर से धड़क रहा है या नहीं। तो फिर मूनन कहते हैं कि देखो मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। तो मूनन का बात सुनकर सू थोड़ा नाराज होकर कहती है कि तुम बहुत ही बोरिंग, और एक आदमी तुम्हारा जान लेना चाहता है, वो तुम्हारे शेयर के लिए डार्क लिस्ट में 1500 मिलियन का प्राइस लगाया है। तो ये सुनकर मूनन कहता है कि तुम्हें पता है कि वो कौन है। तो फिर मिशू कहते हैं कि नहीं मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आप अगर मुझे वहाँ पर आपका बंदी बनाकर ले जाते हैं तो मैं शायद पहचान पाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर जियांगन प्रोविंस की सारे अमीर फैमिली जाए, इसे पता वो वहाँ पर भी आ सकता है। तो फिर मूनन कहते कि भूल जाओ ये सब और ऐसे शहर में घूमना बंद करो, देखो खुद के लिए एक जॉब ढूंढो और खुद को अच्छे से ट्रेनिंग करो और फ्री टाइम को वेस्ट ना करके आपकी मार्शल आर्ट्स टेक्निक को प्रैक्टिस करो। मूनन का बात सुनकर सू कहते हैं अगर मैं ये जॉब लेना बंद कर दी तो पैसा कैसे कमाऊंगी। तो फिर मूनन कहता है कि देखो मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे पास मत आना और मेरे भोज को भी नष्ट मत करना। तो फिर सू कहती है कि अगर तुम इसको लेकर चिंतित हो कि मैं तुम्हारे पार्टी को बर्बाद कर दूंगी तो इसके बारे में क्या ख्याल है। अगर मैं तुम्हारे बैंक्वेट को खराब कर देता हूँ तो मैं इसका फुल जिम्मेदारी लूंगी और खुद को तुम पे समर्पित कर दूंगी। सो प्लीज मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी सारी जरूरत पूरी करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। तो ये सब सुनने के बाद मूनन कहते हैं कि क्या तुम्हारा हो गया, तो चलो अभी जल्दी ड्राइव करो। तो फिर सू कहती है कि तुम्हें मुझे डेफिनेटली पार्टी में ले जानी होगी। सीन चेंज होता है, मूनन को स्कूल पर दिखाया जाता है जहाँ पर मूनन के सामने टीचर एन होती है।
तभी मूनन टीचर एन को कहता है गुड मॉर्निंग मिस एन, लेकिन टीचर एन को बहुत ही ज्यादा उदास लग रही थी। तो वो टीचर एन कहती है कि ओ मूनन तुम वापस आ गए हो, प्लीज अच्छे से पढ़ाई करना और ये 2 दिन जो मिस गया उसे जरूर से जरूर रिव्यू कर लेना। तो ये कहकर टीचर एन वहां से चले जाने लगती है। तो इधर मूनन टीचर एन को देख कर कहता है कि उसे क्या हुआ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और टीचर एन को टेरिस पर दिखाई जाती है। तो तभी टीचर एन को उसके मॉम की कॉल आती है और उसके मॉम कहती है कि हनी तुम्हारे पिताजी का हालत बहुत ही खराब होने लग रही है और डॉक्टर ने कहा कि उसे कुछ दिनों में ऑपरेशन करना होगा। वे 2 दिनों में ऑपरेशन फीस देनी होगी। अगर हम उसके ऑपरेशन के लिए 2 दिन में इनफ पैसा नहीं दे पाए तो वो हो सकता है। तभी टीचर एन कहती है कि यार चुप चुप बोलो, डोंट वरी मॉम, जी ये बताओ हमें कितना पैसा अरेंज करनी चाहिए। तो फिर टीचर एन की मॉम कहती है कि आधा पैसा मैंने रिश्तेदारों से उधार लिया है और अभी भी हमें 2 लाख चाहिए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं और किसके पास जाऊं। तो ये सुनकर टीचर एन कहती है कि मॉम आप टेंशन मत कीजिए, मैं इन 2 दिन में पैसा अरेंज कर लूंगी। तो उसके बाद टीचर एन सोच में पड़ गई कि मैं कहां से 2 लाख 2 दिन में अरेंज करूंगी, क्या मैं उससे पूछ सकती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मूनन और लिंग यंडन को दिखा जाता है। जहाँ पर लिंग यंडन मूनन को कहती है कि ओ तो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए पूरा कैंप पर सर्च किया। एनीवे मम्मा कह रही थी कि आज रात हमारे घर में डिनर करने के लिए तुम्हें। तो ये सुनकर मूनन कहती है कि सॉरी बट मैं नहीं जा सकता हूँ। तो लिंग यंडन कहती है कि देखो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, मम्मा ने सुना है कि तुम स्कूल 2 दिन से नहीं आए हो तो इसलिए वो तुमसे मिलना चाहती है। तो उसके बाद लिंग यंडन सोचने लगती है कि माँ उसकी परवाह इतनी क्यों करती है। तो उसके बाद मूनन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। चलते चलते लिंग यंडन जब मूनन की तरफ देखती है तो वो सोचने लगती है कि वो 2 दिन से कहाँ गायब था। 2 दिन के बाद उसे ज्यादा लंबा और ज्यादा हैंडसम लग रहा है। ठीक ये उस चुड़ैल की काम होगी, शायद वो मूनन को कुछ एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक यूज करने के लिए दिया है। बेशरम लोग। उसके बाद सीन चेंज होता है और वो दोनों उस घर में चले आता है। तो फिर जाते जाते लिंग यंडन कहती है कि देखो वहाँ पर झांग शाओ और जीजी भी है, सो प्लीज वहाँ पर इमेजिनरी नॉनसेंस बातें करना बंद करना और वहाँ पर चुपचाप बैठ जाना। ओके, मुझे और मेरी माँ को उन लोगों के सामने शर्मिंदा मत करना। तो उसके बाद वो लोग दरवाजा खोलकर अंदर जाते वहाँ पर क्वीन को दिखाई जाती है। तो क्वीन कहती है कि हे यंडन क्या टाइमिंग है तुम्हारी, हम लोग बस तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। तो मूनन को देखकर क्वीन थोड़ा गुस्सा हो जाती है और लिंग यंडन को कहती है कि लिंग यंडन तुम इस मट को यहाँ पर क्यों लाए, देखो मैं इस डफर के साथ एक ही टेबल शेयर नहीं कर सकती। तो फिर लिंग यंडन कहती है कि शांत हो जाओ यार, तो मैं यहाँ पर इसको अपनी मर्जी से नहीं लाई, मेरी माँ ने मुझे उसको यहाँ पर लाने के लिए कहा, तो ये मेरी गलती नहीं है, प्लीज जैसे मैं इसे टॉलरेट करो तुम भी कर। फिर से क्वीन मूनन को कहती है कि मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देती हूँ, तुम्हें और हम में हेवन और आर्थ की तरफ फर्क है। उस टॉप हिल में जो विला है उसका मालिक खुद को कहना बंद करो और मेरी छोटी बहन लिंग यंडन के साथ कुछ भी गलत करने का मत सोचना, ठीक है, इट्स क्लियर। तो इधर जीजी कहते हैं कि तुम उस विला का ऑनर शायद तुम उस विला का हाउसकीपर या सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो, तुम उस विला में एंट्री कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस विला की ऑनर बन जाओ। और इधर झांग शाओ कहता है कि देखो क्वीन अभी मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, मूनन यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि लिंग यंडन की माँ उसे इनवाइट किया है, सो प्लीज अंडरस्टैंड द सिचुएशन और यहाँ पर कुछ भी डिफिकल्ट मत बनाना। तो ये सब बातें सुनती हुई लिंग यंडन कहती है कि स्टॉप गाइस, और झांग जुनपे की बातें सुनकर सोचने लगती है कि झांग जुनपे मेरा कितना चिंता करती है और दूसरी तरफ मूनन इफ डफर के अलावा और कुछ भी नहीं। और इधर मूनन सोचने लगता है कि मुझे और कितना टाइम वेट करना पड़ेगा आंटी टैन के लिए। तो तभी क्वीन कहती है कि हे लिंग यंडन यहाँ पर जल्दी आ जाओ, यान क्वीन अभी अभी एक पोस्ट किया है, वो ऑफिशियली उसका सेकंड कलर रिलीज करने वाली है, लेकिन हमें उसका ऑफिशियल रिलीज के लिए वेट नहीं करना पड़ेगी क्योंकि मेरे पास प्री रिलीज वर्जन है, उसका ऑफिशियल वर्जन बहुत ही ब्यूटीफुल दमदार होगा। चलो मैं तुम्हें अभी इसे तुम्हारी मेल पर भेजती हूँ लिंक। तो ये सुनकर लिंग यंडन कहती है कि रियली प्लीज जल्दी मुझे इसे भेजो, मैं इसे अभी सुनना चाहती हूँ। मैंने सुना है इसे फेमस सॉन्ग राइटर ने कंपोज किया है जिसे हम सभी लोग जेंटली बेस के नाम पे जानते हैं। तो ये सुनकर क्वीन कहती है कि ये मुझे पता नहीं कि ये जेंटली बेस कौन है, लेकिन वो सो टैलेंटेड, एक पर्सन कैसे ऐसे ब्यूटीफुल हार्ट टचिंग सॉन्ग को लिख सकती है। फिर लिंग यंडन कहती है कि वो मेरे लिए एक सुंदर सा गाना लिख कर दे, मैं तो सबसे ज्यादा खुश होंगी भाई, मैं पागल हो जाऊंगी मैं। लिंग यंडन का बातें सुनकर झांग जेनपुन कहता है कि देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन चिंता मत करो, मैं यान से कांटेक्ट करके उस जेंटली का पता पूछ लूंगा, उसके बाद हम सभी लोग जेंटली बेस के घर में जाएंगे और उसे एक सॉन्ग कंपोज करने के लिए कहेंगे। झांग की बात सुनकर लिंग यंडन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि रियली तुम मजाक तो नहीं कर रही हो, देखो तुमने मुझे प्रॉमिस किया है, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। और मनी मन झांग के ऊपर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और सोचने लगती है कि झांग जुनपे तुम बहुत ही अच्छे हो। उसके बाद मूनन को कहती है कि मूनन तुमने ये गाना को नहीं सुना है, चलो तुम मुझे तुम्हारा चैट आईडी दो, मैं तुम्हें इसे भेज रही हूँ। तो मूनन कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका ऑफिशियल रिलीज ही सुनूंगी। तभी क्वीन कहती है कि देखो लिंग यंडन के साथ बदतमीजी मत करो, देखो लिंग यंडन कुछ लोग डिजर्व नहीं करते अच्छा ट्रीट करना। तो तभी लिंग यंडन के दिमाग में खेलती है कि यान क्वीन के न्यू सॉन्ग का नाम नो ब्लिट्स मूनन को कैसे पता चला। तो उसके बाद 2 लोगों को सीढ़ी से उतरता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ में से एक है लिंग यंडन की फादर लिन जिमिंग है झांग
जुनपे की एल्डर ब्रदर झांग जुनते। मैं इन लोगों को एक को लिंग यंडन के फादर कहूंगा और एक को झांग का बड़े भाई कहूंगा। तभी झांग जुनपे उसके ब्रदर को कहता है कि हे बड़े भाई, आप जब भी अंकल लिंग के साथ बात करेंगे तो थोड़ा समय लेकर बात कीजिएगा। तो ये सुनकर झांग के ब्रदर कहते कि हाँ हमेशा अंकल लिंग के साथ बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने में बहुत ही मजा आता है। आखिरकार मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने मिलती है। तो उसके बाद क्विंचन और जीजी भी उन दोनों को हाई करता है। तो तभी लिंग का फादर कहते हैं कि सबको बहुत ही शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, प्लीज सब लोग बैठ जाओ। तो इधर मूनन भी अंकल लिंग को नमस्ते करता है, लेकिन अंकल लिंग उसकी बात को परवाह नहीं करता, उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है वहाँ से। उसके बाद अंकल लिंग उसकी बेटी को कहता है कि यंटन तुम्हारे माँ को फोन करो और जल्दी से जल्दी घर में वापस आने के लिए कहो, हमारे यहाँ पर गेस्ट है, उन लोगों को इतना इंतजार करवाना ठीक नहीं है, उसे इतना सा चीज खरीदने के लिए इतना समय क्यों लग रहा है। तो उसके बाद लिंग यंटन सोचकर कहने लगते है कि यार मम्मा को कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया था, वो स्कूल पर थोड़ा रुक गई, वो बस 1-2 मिनट में वापस आ जाएगी। तो उसके बाद लिंग के फादर कहता है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। यानी वाइफ को वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते जितना काम करना चाहिए वो उसने ज्यादा काम करता है, लेकिन फिर भी उसका सैलरी बहुत ही कम है। मैंने उससे कई बार कहा कि नौकरी छोड़ देने के लिए, लेकिन वो मेरी बात सुनती नहीं। तो गई ब्रदर कहता है कि देखो आपको इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आखिरकार हम लोग एक फैमिली की तरह ही है। मैं मेरे साथ कुछ स्पेशल चीज लाई हूँ, वो आंटी आने के बाद ही मैं उसे ओपन करूंगी। तो उसके बाद सुनकर अंकल लिंग कहता है कि प्लीज ब्रदर इतना सस्पेंस मत रखो। और तभी आंटी टैन भी चली आती है हाथ में 2 बैग लेकर। तो तभी क्विंचन और जीजी आंटी टैन को देख कर कहता है कि ए देखो आंटी टैन फाइनली वापस आ गए हैं, वाइस प्रिंसिपल जस्ट अभी पहुंचा। तभी मूनन आंटी टैन को देखकर आंटी टैन के पास आता है और आकर कहता है कि वेलकम आंटी, मैं इन चीजों को किचन में ले जाता हूँ, ये बैग तो बहुत ही भारी है, आपने क्या क्या लाया है आंटी। तो उसके बाद आंटी कहती है कि थैंक यू हेल्प करने के लिए, आने के समय रेस्टोरेंट से कुछ खाना लेकर आई हूँ, ये खाना अभी भी गर्म है, तो बाहर निकलने समय थोड़ा ध्यान से निकलना, ओके। तो तभी लिंग यंडन उसकी माँ के पास आकर कहने लगते है कि मम्मा आपको इतना टाइम क्यों लगी। तो आंटी टैन कहती है कि मिस एन घर जाने के लिए छुट्टी ले रही है। इसके साथ बात करते करते कब टाइम बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। तो टीचर एन का बात सुनकर ही मूनन सोचने लगता है कि टीचर एन छुट्टी ले रहे हैं, उसे आज स्कूल में पूरी दिन उदास दिखी और उसका आज बिहेवियर भी बहुत ही अचानक बदल गया, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और खाने के टेबल को दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारा स्वादिष्ट खाना होता है। उसके बाद झांग उसके ब्रदर को कहता है कि ब्रदर अभी आंटी टैन भी यहाँ पर आ गई है, तो आप क्या स्पेशल चीज लाए हैं वो हमें दिखाए। तभी झांग का ब्रदर कहता है कि अब सभी लोगों ने सुप्रीम डाओ मास्टर के नाम सुना ही होगा, जो अब इस पूरी जियांगन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। तभी क्विंचन कहती है कि हम कैसे नहीं जानेंगे, हम सभी लोग उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि वो अभी इस जियांगन प्रोविंस की सबसे एसेंशियल टॉपिक है। फिर झांग का ब्रदर कहता है कि हाल ही में जियांगन प्रोविंस के बहुत सारा अमीर लोग भारी मात्रा में एक पोशन खरीद रहा है, क्योंकि खुद वो डाओ मास्टर ने बनाया है। ये मैजिकल वाटर को पीने के बाद इंसान अपने माइंड और आत्मा को क्लीन कर सकता है, और ये शरीर के अंदर से टॉक्सिक को भी बाहर निकल सकता है, और ये आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको पीने से छुपी हुई सारी रोग बाहर निकल जाता है। झांग के ब्रदर का बात सुनकर लिंग यंडन सोचने लगते है कि क्या ये सच में इतना ही पावरफुल है। तभी झांग लिंग यंडन को कहता है कि मेरे ब्रदर ने ये स्पिरिचुअल वाटर रिसेंटली तुम्हारी फैमिली के लिए खरीदा है, इसके एक घूंट पीने के बाद ही तुमको इसके इफेक्ट का पता चलेगा। तो उसके बाद झांग का ब्रदर उस पोशन को बाहर निकलता है और कहता है कि चिंता मत करो छोटी लड़की, जो कोई भी इस स्पिरिचुअल वाटर को पिया है उसका ब्रेन पहले से बहुत ही गुना ज्यादा अच्छा हो गया है, और वैसे भी तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही करीब है, तो ये तुमको उसमें बहुत ही मदद करेगा। तो तभी आंटी टैन पूछती है कि अगर इसके इतना सारा मैजिकल इफेक्ट है तो ये काफी महंगी होगी। ये सुनकर झांग का ब्रदर कहता है आंटी आप बहुत ज्यादा चिंतन करती है, ये इतना भी महंगा नहीं है, इसका कॉस्ट सिर्फ 2 लाख से ज्यादा है। मैंने सुना है कि इन 2 दिन के अंदर सुप्रीम डाओ मास्टर कुछ पावरफुल लोगों के साथ मीटिंग करने वाला है, यहाँ पर वो अपनी कंपनी का प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। इस प्रोडक्ट का इफेक्ट और भी ज्यादा मैजिकल और बेनिफिशियल होगा। तो तभी लिन के पापा भी कहता है मैंने भी इस मीटिंग के बारे में सुना है, इस बैंक्वेट के आयोजन यंटेज समुद्र साइड होने वाला है। फॉर्चुनेटली मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। उस बिजनेस मीटिंग पर जाने के लिए कम से कम 3 बिलियन नेट वर्थ होना चाहिए। ये डाओ मास्टर जरूर प्राचीन फैमिली से है। तो तभी क्वीन झांग के ब्रदर को कहती है कि अगर हम भी उस जगह पर जाना चाहते हैं, हम लोग उस डाओ मास्टर को देखना चाहते हैं, क्या आप हमें वहाँ पर ले जाएंगे। बैंक्वेट यानी कि भोज का आयोजन साउथ लेक होटल में होने वाला है, वहाँ पर मेरा दोस्त ये सब कुछ संभालता है। अगर सच में तुम लोग वो डाओ मास्टर को देखना चाहते हो तो मैं कुछ अरेंज कर सकता हूँ। तो ये सुनकर क्वीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि रियली ब्रदर झांग आप बहुत ही अच्छे हो। तो तभी झांग का ब्रदर कहता है कि देखो इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ मेरे कार्ड से एक पर्सन को ही इनवाइट कर सकता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और झांग का ब्रदर झांग को कहता है कि लिटिल शाओ इस ड्रीम को लो और सबकी ग्लास में इसे डाल दो। और उसके बाद शाओ उस बोतल को लेता है, सभी की ग्लास में ये दे देता है। इसमें सिर्फ लिंग यंडन और मूनन होता है। वो बोतल का लास्ट बूंद भी लिंग यंडन को दे देती है। तो शाओ मूनन के पास जाकर कहते है कि सॉरी मूनन, तो मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर पाया, सॉरी यार। लेकिन झांग ये सब कुछ जानबूझकर किया है। झांग का ब्रदर कहता है कि देखो लड़के
के ये सबके साथ शेयर करने के लिए इनफ नहीं है। अगर मुझे पता होता कि आज रात के खाने में एक्स्ट्रा लोग आने वाला है तो मैं और एक बोतल लेके आता। देखो इसे दिल पे मत लेना। झांग भी कहता है कि देखो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसको पीने के लिए हर कोई डिजर्व नहीं करता। उन दोनों के बीच आंटी टैन कहती है कि तुम मेरी स्पिरिचुअल पोर्शन को ले सकते हो, मुझसे ज्यादा तुम्हें ज्यादा जरूरत है। आंटी टैन को लिंग यॉन्टन कहती है कि मम्मा आप क्यों आपके हिस्से उससे दे रहे हो, आपका शरीर स्कूल में ज्यादा काम करने की वजह से खराब हो गई है, इसे आपको पीना चाहिए, आप ही को ज्यादा जरूरत है। तभी आंटी टैन कुछ बोलेगी, उसका मौका ही नहीं दिया मूनन। तो मूनन कहता है कि वो ठीक कह रही है आंटी, मैंने इसे पहले ही पिया है और फिर से इसके पीने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, और वैसे भी मुझे थोड़ा काम है तो मैं ये से चाह रहा हूँ। तो तभी ये सुनकर लिंग यॉन्टन मनी मन सोचने लगते है कि ये बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम रियलाइज किया कि तुम्हारे यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे जाने से सब लोग यहाँ पे आराम से डिनर कर सकते। तो मूनन उसके बाद वहां से चले जाने लगता है। मूनन को चाहता हुआ देखकर लिंग यॉन्टन की पापा सोचने लगता है कि फाइनली वो जाने के बाद यहाँ पर एक अच्छा वाइब क्रिएट हो रहा है। मुझे ये नहीं पता कि उनके जैसे लो लाइफ के लोग मेरे बेटी के साथ कैसे रहता है। सच में उसको ये पता है नहीं कि उसमें और हम में कितना डिफरेंट है। आई होप उसने देखा कि झांग कितना अमीर है और झांग और मेरे बीच के अंदर कितना अंडरस्टैंडिंग है, तो शायद वो मेरी बेटी का पीछा करना बंद। उसके बाद मूनन जब बाहर आता है तो मूनन को उन लोगों का आवाज सुनाई देता है। वो लोग कहने लगता है कि मेरे ग्लास में वाइन के बदले में स्पिरिचुअल पोशन है, चलो इसे चेयर्स करते हैं और बता झांग को भी बताए। इधर मूनन को ये सुनकर बहुत ही खराब लग रहा होता है क्योंकि कोई भी उसे पसंद नहीं करता। इधर घर के अंदर आंटी टैन भी मूनन को लेकर उदास है। अभी मूनन वहां से जा ही रहा होता है तो आज पीछे से आंटी टैन पुकारती है उसे। तो तभी मूनन घूमकर कहती है कि आंटी लिन आप बाहर क्या कर रही है। तो तभी आंटी उसे कहती है कि चुप शोर मत करो। तो फिर आंटी टैन कहती है कि मूनन इसे जल्दी से जल्दी पी लो, इस पोशन को तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में हाई मार्क्स के लिए काम आएगा। तो तभी मूनन कहती है कि ओफो आंटी मेरा इतना केयर करने के लिए आपका थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए मैं ये पोशन ऑलरेडी पी चुका हूँ और वैसे भी मैं मेरे अपनी आंटी को हेल्दी देखना चाहता हूँ, सो प्लीज आप इसे पी लीजिए। तो फिर आंटी कहती है कि देखो मूनन मैं तुम्हें अपने बच्चे जैसा मानता हूँ, मैंने तुम्हारी माँ को वादा किया था कि मैं तुम्हारा देखभाल करूंगी, लेकिन मैं आज तक तुम्हें किसी भी चीज में मदद नहीं कर पाई, मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल तक ही छोड़ा। ये बहुत ही शर्मनाक है कि आपकी चाची 1 लाख खर्च नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए मैं और एक स्पिरिचुअल पोशन खरीद पाता। ये स्पिरिचुअल पोशन सच में मैजिकल है, अगर ये सच में आपका ब्रेन का पावर को इम्प्रूव कर दे और आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी जाने के लिए मदद करे तो मुझे इससे और ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी। मूनन आंटी का हाथ पकड़कर कहता है कि अरे मेरी प्यारी आंटी आपका ये भतीजा आपका काइंडनेस का जरूर फल देगा। तभी लिंग यॉन्टन वहाँ पर आकर उन दोनों को देख लेती है और कहती है कि मूनन तुम इतना बेशरम क्यों हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को बेवकूफ बनाने की और मेरी माँ की पोषण छीनने की। तो उसके बाद लिंग यॉन्टन उन दोनों को पास आती है, वो ग्लास उसकी मम्मी के हाथ से छीन लेती है और कहती है कि बस तुमने बेशर्मी के हाथ पार कर दिए हैं, मैंने तुम्हें कहा कि मेरा मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम मेरे मम्मी को बेवकूफ बनाने की कोशिश की और वो पोषण छीनने की कोशिश। तो तभी आंटी कहती है कि यॉन्टन तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टूड हो रहे हैं, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैंने खुद अपनी मर्जी से उसे दे रही थी। तो तभी लिंग यॉन्टन भी कहती है कि देखो मम्मा वो आपकी मासूम दिल की फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, उसी का साइड ले रहे हैं। और फिर मूनन को कहती है कि तुम इतना नीचे गिर गई हो, मेरी मम्मा तुम्हारी इतना ख्याल रखती है और तुम फिर भी उसका ही फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो, तुम बहुत ही डिस्गस्टिंग हो। तो तभी मूनन भी गुस्सा होकर कहता है कि तुम अपने मुंह को देखो, मैं अपनी मौसी के साथ ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। और इधर आंटी टैन भी गुस्सा हो जाती है, तो वो यॉन्टन को कहती है कि तुम कुछ ज्यादा कह दिया यॉन्टन, ये मेरा स्पिरिचुअल पोशन है, मैं इसे किसी को दे दूं या कुछ भी करूं ये मेरा है, तो जल्दी ये ग्लास मुझे दे दो। तो उसकी मम्मी के बात सुनकर लिंग यॉन्टन रोने लगती है और कहती है कि अब इस कमीना के लिए अपनी बेटी के ऊपर ही चिल्ला रही है, अपने मुंह से जो कुछ भी बात कहता है वो सब कुछ झूठ है, मेरे रहते हुए मैं इस पोशन को उसे पीने नहीं दूंगी। अम्मा आप सही गलत का समझ पूरी तरह से खो दिया है। तो तभी आंटी टैन कहती कि यॉन्टन कुछ भी स्टूपिड मत करना, तुम्हारे दिमाग अभी ठीक नहीं है। तभी लिंग यॉन्टन उस ग्लास को फेंक कर तोड़ देती और कहती कि मूनन ये सब कुछ तुम्हारी फॉल्ट है, तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो मुझे और मेरी फैमिली को हर वक्त शर्मिंदा किया है, तुमने हमारा पीसफुल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं ये पोशन तुम्हें कभी भी लेने नहीं दूंगा। और ये देखकर उसके मॉम शॉक हो जाती और मूनन लिंग यॉन्टन को एक जोर से थप्पड़ मारता है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर